तो ये बहुत छोटा सा आपके मैथ टू का क्विक रिवीजन है, ठीक है। स्पेशली क्विज टू से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, वीक 4 टू वीक 8 आप बोल सकते हो इसको, सॉरी वीक 5 टू वीक 8, नॉट 4। और एक चीज मैं बोल दूं, भले ही आपका क्विज 2 है, ठीक है, बट वीक 4 पक्का करके जाना। हो सकता है कि आपके पास वक्त ना हो, पिछली चीजें आप ना कर पाओ, लेकिन जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, तो वीक 4 के लेक्चर्स पक्का कर लेना, क्योंकि भाई वहीं से व्यू स्टार्ट होता है, वहीं से उसमें मैंने बताया कि स्टेट आपका क्या है, ठीक है, कंप्यूटेड क्या है, एंड देयर आफ्टर जो मेथड्स होते हैं वो क्या है। कंप्यूटर और मेथड्स के अंदर जो आप मेथड देखो, दोनों के अंदर तो मेथड ही डिफाइन कर रहे हो, बट डिफरेंस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ठीक है, वरना मैं एक बहुत क्विक आई मीन टू से रिवीजन अभी करवा देता हूँ, जस्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड करवाऊंगा मैं, कुछ इधर उधर नहीं, ठीक है। तो डेट्स वाई थोड़ा ये कंसाइजली मैं कवर करूंगा। सबसे पहले एक चीज और, आपको ये मिल सकता है जैसे ये चीजें लाइफ साइकिल वगैरह, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक्स हैं, हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ ना, पहले मैं वीक आई मीन टू से वीक 5 की चीजें बता दूं, फिर वीक 8 की चीजें बता दूं। तो लाइक मैंने जो भी नोट्स थे उसी से सारे के सारे मैंने ये सारे के सारे आई मीन से एक्यूमुलेट करें, दैट्स व्हाई पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डाउन है इस पर्टिकुलर स्लाइड्स की। तो लाइक आप पढ़ चुके हो तो मैनेज कर लोगे, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, होप सो आप कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो जो आपकी लाइफ साइकिल थी ना, हुक लाइफ साइकिल, उसकी। तो जो भी इसके अंदर आपके दे रखे थे, एज आप नाम जानते हो, बिफोर क्रिएट, क्रिएट, और जो भी मैं करवा रहा हूँ बस मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड करवा रहा हूँ। मैं कोई आपको यहाँ पे लाइक लेक्चर्स कवर करने वो नहीं बैठा हूँ, बस ऐसा बैठा हूँ कि लास्ट टाइम में आपकी रिवीजन हो जाए सारी की सारी। तो जी, एज यू नो कि लाइफ साइकिल जो भी होती है कंपोनेंट की, वो कब स्टार्ट होती है। हम ह्यूमन से हमारी लाइफ साइकिल जो होती है वो कब जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, हमारी लाइफ साइकिल मतलब उससे भी पहले चलती है, आई नो, बट मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ। तो व्यू जो कंपोनेंट होता है उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप उसको ये न्यू कंपोनेंट आई मीन से न्यू कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हो उसका इंस्टेंस। जैसे आपने डिफाइन करा, अब उसकी आई मीन से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। सबसे पहला फेज क्या आता है उसकी लाइफ में, कि बिफोर क्रिएट। ये आपको हुक्स मिलता है, यहाँ से आप चीजें एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई बिफोर क्रिएट बोल रहे हो, गौर से सुनो, बिफोर क्रिएट में ना आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, ना ही डाटा एक्सेस कर सकते हो, ना कोई मेथड। और ईएल, ईएल अब एक एक चीज और बहुत अच्छा मैं यहाँ बता दूंगा, खैर। और ना ये ईएल जिसके ऊपर आप माउंट वगैरह करते हो, एज यू नो हम लिखते हैं ईएल, और देर आफ्टर लिखते हैं हैशटैग, जो भी लिखते हो आप, ऐप लिखते हैं ना जनरली, खैर। तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो बिफोर क्रिएट में कई बार आपके क्वेश्चंस में होगा कि बिफोर क्रिएट लिख देगा और उसके अंदर कुछ कंसोल करा रहा होगा, कोई डाटा वगैरह, ठीक है। तो उसमें कुछ भी एक्सेस नहीं होता भाई, कुछ नहीं चलना आपका वहां पे, तो याद रखना। देर आफ्टर, बिफोर क्रिएट के बाद अब क्या होता है कि आप एक्चुअली डाटा को आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, इवेंट्स को इनिशियलाइज करना आप स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फिर आपका क्रिएटेड फेज होता है। ये जो क्रिएटेड वाला फेज है ना, इस वक्त क्या होता है, डाटा, मेथड्स, कंप्यूटर जो भी आपके होते हैं वो सारे के सारे असाइन हो जाते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो देखो सारी चीज आ गई, तो एपीआई को कॉल लगा लेंगे, वहां से जो डाटा आएगा उसका यूज कर सकते हैं, कोई टाइमर वगैरह स्टार्ट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और बट अब भी एग्जैक्टली अब भी जब आप करोगे ना दिस डॉट, ये जो ईएल करते हैं कुछ ऐसा, ये अनडिफाइंड ही आता है। अब जैसा कि मैं लेक्चर में कवर करा, ये ईएल क्या होता है। तो ये जो आपका ईएल वगैरह है ना, ये एक मेमोरी है, ठीक है, ये एक मेमोरी है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें चलती है, आप अपने कंपोनेंट को माउंट करते हो। लेमन टर्म में मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आप ऐसा मान सकते हो। देयर आफ्टर क्रिएटेड में क्या, देखो बिफोर क्रिएट में क्या नहीं कर सकते वो मैंने बताया, क्रिएटेड में क्या क्या कर सकते हो वो मैंने बताया, ठीक है। अब कंपाइल होती है टेम्पलेट, ठीक है। पहले क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप जो था वो ये था आपका यहाँ पे, कि आपने इंस्टेंस बनाया, बिफोर क्रिएट चली, यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर डाटा की डाटा को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा गया, इवेंट जो आपकी इवेंट्स है उनको इनिशियलाइज करना स्टार्ट करा गया, ठीक है। फिर क्रिएटेड आपकी पिक्चर में आती है, क्रिएटेड ने इन सबको कर दिया असाइन वगैरह जो करना था। फिर कंपाइल होती है आपकी टेम्पलेट, जो टेम्पलेट में चीजें आप लिखे रहते हो। एंड देयर आफ्टर फिर जाके कहीं ना, ये जो आप करते हो ना वीएम डॉट टीएल, ये एक मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी अब आपने क्रिएट करी, और उसके अंदर अब आपने क्या करा जी, अब आपने यहाँ पे डोम वोम डाला उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ जो होता है ये बिफोर माउंट होता है, अभी भी एक्चुअली माउंट होके आपकी दिखती नहीं है, ये फैक्ट है। यहाँ क्या होता है कि बाय नाउ जो डोम आपकी होती है ना, वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होती है। देखो डोम जो आपका है वो बन चुका है, फैक्ट है, बट आपकी अभी भी स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। जो आपकी बस ईएल जो थी, जहाँ पे वर्चुअल ईएल, ये जो होता है जहाँ मेमोरी की पार्ट होती है, ये ईएल जो है, तो उसको आप रिप्लेस कर देते हो विथ व्हाट, वर्चुअल डोम। देर आफ्टर यहाँ क्या होता है, अब इसके बाद यहाँ आके आप इसको क्रिएट करते हो, फिर डॉम को अपडेट करते हो। फिर भाई माउंटेड की बात आती है। तो याद रखो, जब आपकी माउंटेड वाली लाइफ साइकिल हुक चलेगी ना, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है भाई, यहाँ सब कुछ हो सकता है।
आप एसिंक अवेट कॉल कर सकते हो, यहाँ पे कोई एसिंक अवेट फंक्शन है तो दिस डॉट ईएल करोगे तो आपको रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा, इससे पहले नहीं मिलता। ठीक है। एंड देयर आफ्टर आपकी डोम जो होती है वो माउंटेड हो जाती है, एंड वही चीजें कि टेम्पलेट रेंडर हो जाती है, कंपोनेंट आपका स्क्रीन पे दिखते रहता है। फिर आप अपडेट वगैरह करते हो तो ये बिफोर अपडेट चलता है, ठीक है, फिर अपडेट चलता है। और फिर अगर आपको इसको जो भी आपने माउंट करा उसको हटाना है तो डिस्ट्रॉय चलाओगे, तो ये सबसे पहले वॉचर वगैरह को रिमूव कर देगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता। मैं आऊंगा इसके ऊपर ये कैसे क्या हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको पिछली चीजें आई होप सो रिवाइज करवा दी। बस अब बोलोगे फिर भी बहुत सी चीजें बताई आपने, बिल्कुल बताई, तो याद क्या क्या रखना है कि बिफोर क्रिएट में इन चीजों का एक्सेस नहीं होता, क्रिएटेड में हो जाता है। ठीक है, पहले ऑब्जर्व, पहले इंस्टेंस बनता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर टेम्पलेट्स को कंपाइल किया जाता है, फिर ये मेमोरी वगैरह क्रिएट होता है, डोम को अपडेट एग्जैक्टली देयर आफ्टर आप जाके माउंट करते हो, और माउंट में तो सारी चीजें हो जाएंगी, डोम माउंट हो चुका है तो फिर ये मेमोरी में आ गई, ये सिंक अपडेट जो कॉल करना है करो। ठीक है। और तो ये यही चीजें जो याद रखने वाली है। और कौन किससे पहले होता है, पहले बिफोर क्रिएट, फिर बिफोर माउंट, फिर माउंट। ठीक है। और आप इसको अल्फाबेटिकली याद रख लो ना, पहले सी आता है, फिर एम आता है, ठीक है, एंड देयर आफ्टर यू आता है। तो पहले क्रिएट, पहले बिफोर क्रिएट फिर क्रिएट, उसके बाद बिफोर माउंट, फिर माउंट, फिर उसके बाद बिफोर अपडेट, फिर अपडेट, लाइक कुछ ऐसा। और क्या। अब हम नीचे देखते हैं, लाइक एसिंक अवेट की चीजें मैंने आपको बता रखी है कि कैसे प्रोमिस का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। फुलफिल हो गया तो देन ब्लॉक कॉल करता है, रिजेक्ट हो गया तो कैच ब्लॉक कॉल करता है, और देन ब्लॉक भी कॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, ये जो देन ब्लॉक आप डिफाइन, एग्जैक्टली सुनना गौर से, जब आप देन ब्लॉक डिफाइन करते हो तो जी पहला जो उसमें पैरामीटर होता है वो होता है फुलफिलमेंट के ऊपर चलेगा, दूसरा रिजेक्शन के ऊपर। तो रिजेक्ट होने पे दोनों चीजें चलती है, या तो देन का आप दूसरा वाला जो है उसको पकड़ लो, या फिर कैच को पकड़ लो। कैच में तो सिर्फ ऑन रिजेक्ट आता है, कुछ ऐसा, दोनों की दोनों प्रॉमिस वगैरह रिटर्न करती है, देन कैसे हैंडल कर लो। आई होप अब आपको ये ना, मतलब मुझे बताना पड़ेगी एक्चुअली एसिंक फंक्शन क्या होता है, तो यार इतने डेप्थ में फिलहाल तो जाने का वक्त नहीं है। ठीक है। एंड देयर आफ्टर प्रॉमिस चेंज की बात करते हैं। तो प्रॉमिस चेनिंग और एसिंक अवेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, देखो। प्रॉमिस चेनिंग का क्या सेंस है कि एक फंक्शन जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, आपने देन करा, ठीक है, और इसमें कुछ डिफाइन करा, फिर देन कुछ ऐसा, मतलब एक प्रॉमिस को कई जगहों पे। और एसिंक अवेट में क्या है जी कि एसिंक अवेट में ना फंक्शन को ही, आई मीन टू से, फंक्शन में एसिंक असाइन कर देते हो, डेट्स वाई वो प्रॉमिस रिटर्न करने लगता है। तो मेन जो यहाँ पे डिफरेंस है सिंटैक्सेस में और जो मैंने बताया वो है। तो प्रोमिस चेन का क्या सीन है कि ओनली द प्रोमिस चेन इटसेल्फ इज एसिंक्रोनस, बिल्कुल। जो प्रोमिस चेन है वो एसिंक्रोनस होती है। प्रोमिस चेन का क्या सीन है, वो देन कैच ब्लॉक, ये चेन बन रहा है ना, ये सारे के सारे फाइनली चलता है, चाहे आपका रिजेक्ट हो या रिजॉल्व, फाइनली तो जी चलेगा ही चलेगा। और यहाँ वही चीजें बोला गया है कि लाइक यहाँ पे आपने स्कोप का बोला, लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोमिस डॉट ऑल होता है, जो मेथड्स होते हैं कई सारे प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए। तो वही चीज है यहाँ पे भी ट्राई कैच फाइनली। अगर आपको एरर, देखो ये दोनों चीजें है ना, ये एरर हैंडलिंग के लिए है, ठीक है, तो वो दोनों में यूज होती है, बात कुछ ऐसी है। एसिंक कवेट क्या करता है कि पूरे के पूरे फंक्शन को एसिंक्रोनस बना लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ चेंज होती है वही एसिंक्रोनस होती है। तो मेन डिफरेंस यही था, देखो यहाँ चेन बन रही है, सारी की सारी एसिंक्रोनस है। जब भी कोई डाटा लाएंगे तो हम उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर आपने बताया था कि एक एक्सियोस करके कुछ होता है, बिल्कुल होता है जी। तो क्या उसमें जेसन वगैरह बिल्कुल नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो आपका काम बहुत ईजी कर देता है। तो ऐसे आप फेच वेच करते हो इन सारे के सारे चीजों से, आई होप सो आप बिल्कुल वाकिफ हो। तो जब आपको गेट रिक्वेस्ट करनी होती है तो ऐसे ही करते हैं, फेच, और उसके अंदर आप एक एपीआई पास कर देते हो, फिर देन कैच में आप जो भी हैंडल करना चाहो। बट पोस्ट करनी होती है तो देखो आपको कितना कुछ इसमें लिखना पड़ा। सबसे पहले जिस एपीआई पे पोस्ट करनी है आपने वो लिखा, वो, एंड देयर आफ्टर आपने मेथड दिया कि किस मेथड पे करना है। फिर भाई हेडर से डिफाइन करे कि कंटेंट टाइप क्या होगा। देखो यही क्वेश्चन आते हैं ना ग्राफ क्यूएल में, ग्राफ क्यूएल के साथ जीए में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक क्वेश्चन था कि भाई जो एक है ना वो एप्लीकेशन ग्राफ क्यूएल टाइप का कंटेंट टाइप ले रहा है, तो क्या वो जो है वो रॉ स्ट्रिंग जो है उसको भेज पाएगा। तो आपने बोला था रॉ स्ट्रिंग नहीं, क्वेरी कुछ ऐसा। तो आपने, तो उसका क्या लॉजिक था कि अगर आप ग्राफ क्यूएल दे दोगे एप्लीकेशन के बाद उसकी कंटेंट टाइप, तो वो सिर्फ रॉ जो होती है ना चीजें वो लेता है, बट क्वेरीज वगैरह नहीं भेज पाता। उसको भेजने के लिए एप्लीकेशन स्लैश जेसन लगता है, क्योंकि रेस्ट भी इसी को यूज करता है। देखो सबसे पहले जब आपको पोस्ट मेथड यूज करना था तो आपने फेच के अंदर यूआरएल डाला, फिर इसको मेथड असाइन करा कौन सा है, फिर हेडर दिया किस टाइप का है, फिर बॉडी दी कि क्या क्या भेजोगे। और जब भी हम भेजते हैं तो जेसन का यूज करते हैं, एज यू नो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का हम यूज करते हैं डाटा के ट्रांसफर के लिए, ठीक है।
वो बहुत लाइट वेट कर देता है आपके डेटा को। तो ये ऑब्जेक्ट आपको भेजना था, तो आपने उसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया, तो याद रखो स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। और जब कोई चीज स्ट्रिंगिफाई होती है, और तो क्या होता है कि सारी की सारी चीजों को, लाइक इन ऑब्जेक्ट को भी ना वो एज स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, पूरे के पूरे को स्ट्रिंग बना देगा। और अगर आपको वापस चाहिए कि आप स्ट्रिंगिफाई हो गई, उसके लिए क्या, तो उसके लिए एक पार्स मेथड होता है, वो आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी सीन रही। एंड देयर आफ्टर देखो, ये एक जीओस की चीज है। देखो यहाँ पोस्ट करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, बट अगर आप एक्जियोस यूज कर रहे होते हैं ना, तो पोस्ट के लिए कुछ नहीं करना, लिखो एक्जियोस डॉट पोस्ट और यहाँ पे डाल दो किस एपीआई पे करना है, और जो डाटा भेजना है वो भेज दो, फिर देन कैच में हैंडल कर लो बस। तो एक्जियोस आपका काम इतना कम कर देता है, और इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। डेट्स मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं बताई कि लाइब्रेरी ये वो, बस नाम जानो कि लाइब्रेरी है, एपीआई कॉलिंग वगैरह में यूज होता है। अब फीचर्स इसके वही है जो भी मैंने आपको बताई कि किस चीज में बेहतर है। ऑटो इसमें अगर आपको जैसे आपने रिक्वेस्ट करो एकाएक उसको, आप चाहते हो एकाएक की अबॉर्ट कर दे, तो वो इसमें बहुत मतलब इजीली हो नहीं पाता जनरली, ठीक है। एंड इसके ऊपर आने से पहले जब मैंने प्रोमिस स्टार्ट कर ही दिया है, तो आई होप सो, ठीक है जी। तो फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, प्रोमिस ऑल, ठीक है, और प्रोमिस में एनी बताया था मैंने, ठीक है। प्रोमिस ऑल सेटल मेथड इन W3 स्कूल, जाते हैं यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ एक क्विक रिवीजन। तो प्रोमिस में कुछ और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है। और वो जो प्रोमिस में, अच्छा इसको रहने देते हैं अभी। और प्रोमिस में जो और मेथड होते हैं वो क्या है, सबसे पहले प्रोमिस डॉट ऑल। तो आप कॉल करोगे ना जब प्रोमिस डॉट ऑल, तो ये एक एरे लेगा। ये इसका शर्त होता है कि मैं एक एरे लूंगा और एक एसिंक्रोनस फंक्शन रिटर्न करूंगा। डेट्स व्हाई हमने यहाँ पे देन यूज करा है। तो बोलेगा अच्छा बट मैं करूंगा क्या, वो सुन लो आप। मैं बोलूंगा आपने मुझे जो जो प्रॉमिस दिया ना, अगर सारे प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाते हैं फिर तो मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ये इसका सीन होता है। अगर कोई भी एक रिजेक्ट हो गया तो ये बोलेगा भाई ये नहीं हो पाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रॉमिस जनरली आप कैसे क्रिएट करते हो, आमतौर पे आप ऐसे लिखते हो न्यू प्रॉमिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाते हो प्रॉमिस का, देयर आफ्टर वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन में आप दो, आई मीन टू से, इसके अंदर पैरामीटर देते हो, एक रिजॉल्व और दूसरा क्या, दूसरा रिजेक्ट। रिजॉल्व रिजेक्ट, रिजॉल्व को कॉल करोगे तो प्रॉमिस सक्सेसफुली आपकी फुलफिल हो गई, रिजेक्ट में फुलफिल नहीं हुई। प्रॉमिस डॉट ऑल कब चलेगा, जब सारी की सारी चीजें आपकी, सारी प्रॉमिस जो एरे में दोगे ना वो सारी रिजॉल्व हो जाए सक्सेसफुली। डिस्क्रिप्शन में लिखा है प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड रिटर्न अ सिंगल प्रॉमिस फ्रॉम लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस व्हेन ऑल प्रॉमिस फुलफिल्ड, या। तो फिर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ट्राई इट योर सेल्फ करूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ क्या है कि ये यहाँ पे दो प्रोमिसेस हैं और दोनों को रिजॉल्व कराया है। डेट्स यहाँ पे किंग क्वीन दिख रहा है। व्हाट इफ मैं क्या करूं, मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, फिर किंग देखो ये जो मैसेज वैसेज रिटर्न कर रहा है ना, ये सेट टाइम आउट के बाद मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, फिर कुछ नहीं आएगा भाई, कोई प्रॉमिस नहीं चलना। तो ये ऑल का काम होता है, प्रोमिस डॉट ऑल। अब आप बोलोगे प्रोमिस डॉट एनी भी बताया था, जी बताया था मैंने। तो जब आप यहाँ पे प्रोमिस डॉट एनी कर देते हो ना, तो ये बोलता है भाई इस एरे में जितनी भी प्रॉमिस है कोई भी एक चल जाए, मैं दे दूंगा उसकी जो भी रिजल्ट आ रही होगी। तो इसको मैंने रिजॉल्व कर रखा है। ये किंग मैसेज दे रहा है तो उसने किंग प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोमिस डॉट एन ऑल क्या होता है कि सबको रिजॉल्व करो, एनी भाई कोई भी चल जाए। अब एक होता है आपका ऑल सेटल, ठीक है। आई होप सो मैंने सही लिखा है, ऑल सेटल्ड। अच्छा चलो ये दे रखा है तो मैं यहीं से एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड क्या करता है कि आपको सब रिटर्न, देखो एनी क्या कर रहा था, एनी बोल रहा था प्रोमिस डॉट एनी की कोई भी एक चल जाए मैं दे दूंगा। प्रोमिस डॉट ऑल बोलता है भाई सब चलेंगे ना, जब जब सारे के सारे चलेंगे तब मैं कुछ दूंगा आपको, ठीक है। और प्रोमिस डॉट ऑल सेटल क्या बोलता है, बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चलो ना चलो, मैं सबको सेटल करके चाहे सक्सेसफुली सेटल करूं या फिर सक्सेसफुली ना करूं, मतलब रिजेक्ट हो जाए, मैं दे दूंगा, लाइक जो भी आ रहा होगा आपका। प्रोमिस डॉट ऑल सेटल और आइटरेबल दे, तो आइटरेबल वो जो एरे देते हो ना वही बोला गया। और रिटर्न क्या, अच्छा ये पैरामीटर लेता है न्यू प्रोमिस ऑब्जेक्ट, खैर मैं अगर इसको चला के दिखाऊं तो ये क्या देता है आपका, देखो यहाँ सारी की सारी प्रोमिस आपकी रिजॉल्व हो रही है, ये भी रिजॉल्व ये भी रिजॉल्व सब। तो उसने करा प्रोमिस डॉट सेटल ऑल, और यहाँ पे आपको लूप वूप चलाना अगर आप चाहो तो रिजल्ट को दिखाने के लिए। सपोज कर लो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, फिर क्या होगा, होना क्या है भाई, यहाँ फुलफिल फुलफिल दे रहा है, अब एक फुलफिल देगा एक रिजेक्ट। देखो पहले को मैंने रिजेक्ट करा तो इसने यहाँ पे एक रिजेक्टेड दे दिया एक फुलफिल दे दिया, बस यही हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे मोर और लेस आपकी चीजें यहाँ पे चल रही है। आई होप सो आप समझ पा रहे हो मैं एक्सप्लेन कर क्या रहा हूँ। एंड जस्ट वेट, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीजें यहाँ पे, तो ये कैसे क्या चल रहा था मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोमिस डॉट ऑल सेटल क्या करता है। अब फाइनली क्या करता है, और रेस क्या करता है, बाय द वे ये इंपॉर्टेंट, प्रोमिस डॉट रेस।
भाई यहाँ रेस लग जाती है, जो सबसे पहले प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा ये वो दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ट्राई टू योरसेल्फ में जाता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ जाने के बाद देखो, ये 200 मिली सेकेंड में कर रहा है और ये 100 मिली सेकेंड में, तो पहले कौन होगा, क्वीन वाला होगा। तो जब मैंने कहा प्रॉमिस डॉट रेस और इसके अंदर कई सारी प्रोमिस दी, तो जो सबसे पहले रिजॉल्व हुआ इसने क्वीन दे दिया। सपोज करो मैं इसको 800 अब दे 900 देता हूँ, तो पहले अब ये रिजॉल्व होगा तो अब ये किंग दे देगा। तो बस यही सारे की सारी यूसेजेस थे, और जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो प्रॉमिस से जो भी आ सकता था वो मैंने आपको बता दिया। देन कैच ब्लॉक का तो आप किस्सा जानते ही हो कि कैसे कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। अब तीन स्टोरेज की बात करेंगे, इंडेक्स डीबी, लोकल स्टोरेज, कुकीज। तो जी बात ऐसी है, यहाँ पे पर्पस की अगर मैं बात करूं तो फिर तो इंडेक्स डीबी का आप यूज करते हो जब आपको बहुत ज्यादा स्टोर करना हो, सेवरल जीबीज में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, पर्पस क्या, इंडेक्स डीबी को आप यूज करते हो। इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, वैसे हो सकता है आपकी कोई स्टेटमेंट में आ जाए तो आ जाए। तो इसको आप बस एक बार देख लो, काफी है। तो जी ये स्टोर करता है लार्ज स्ट्रक्चर डाटा को, जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, बहुत सारे जीबीज में इसकी ये स्टोरेज हो सकती है, साइज लिमिट। एपीआई टाइप बस इसी की एक एसिंक्रोनस होती है, लोकल स्टोरेज, कुकीज, इन सब की सिंक्रोनस होती है। बस यही एक एसिंक होता है। परसिस्टेंट, बिल्कुल ये परसिस्टेंट करता है क्रॉस सेशन, बिल्कुल लोकल स्टोरेज की तरह। बट लोकल स्टोरेज में क्या क्या है जी, सबसे पहले चीज की ये बहुत बड़ी डाटा स्ट्रक्चर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और ये स्मॉल की वैल्यू पेयर्स को, की वैल्यू डाटा बोलो, स्टोर करती है। ये सिर्फ स्ट्रिंग्स को स्टोर करता है, ठीक है, जो आपकी लोकल स्टोरेज है। दैट्स वाई हम कई बार जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके फिर उसको करते हैं लोड। इसकी साइज लिमिट जो होती है ना, मैक्सिमम बस 5 MB होती है बेचारे की, और ये तो सिंक्रोनस भी होता है। बिल्कुल ये भी परसिस्ट करता है, कुकीज की चीजें जो आपको पता है, इसकी साइज बस 4 KB होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देयर आफ्टर ये इंडेक्स डॉट डीबी के बारे में चीजें जो पीडब्ल्यू यूज करते हो ना, प्रोग्रेसिव वेब एप्स, जो कैशिंग वैसिंग के लिए वहाँ यूज होता है, स्पेशली ऑफलाइन एप्लीकेशन में, वहाँ इंडेक्स डीबी ही जनरली आप यूज करते हो, या कोई गेमिंग वेमिंग सी चीजें हैं तो। कुकीज का क्या सीन है कि आप देते हो डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज करके, आप या तो कुकीज असाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या फिर कुकीज प्रिंट कराना है तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करोगे, वो प्रिंट कर देगा। अब यहाँ यूजर नेम आयु से कब एक्सपायर होना है वो चीज आपने दे रखी है। इसे क्वेश्चन लाइक प्रीवियसली बताऊं तो बहुत कम ही आए। अब वेब पैक वगैरह का क्यों यूज करते हो, देखो जी बात ऐसी है कि आप व्यू की जो फाइल बनाते हो डॉट व्यू एक्सटेंशन से बनाते हो जनरली, जब आप उसको आई मीन से इंस्टॉल वगैरह करके स्टार्ट करते हो तब, इंस्टेड सीडीएन। तो उस समय क्या होता है कि जो भी फाइल आपकी डॉट व्यू एक्सटेंशन से होती है ना, ब्राउजर उसको डायरेक्ट पढ़ नहीं पाता, क्योंकि ब्राउजर सिर्फ जेएस और एचटीएमएल ही समझ सकता है, याद रखो। जेएस मतलब सिर्फ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो जेएस और एचटीएमएल ब्राउजर फोकस कर रहा होता है, बट ये तो व्यू है। तो इसी को वो आई मीन टू से जो है उसको कंपाइल करने के लिए कि व्यू फाइल को सेपरेट जेएस और जी सीएसएस में फिर एचटीएमएल के बंडल्स बनाओ, हैंडल करो इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, इसको छोटा बनाओ इसकी साइज को। कई बार आपने जो कमेंट्स कोड वर्ड में दिए रहते हैं ना, ये मिनीफाई वगैरह जो टूल होता है वो सारे कमेंट्स हटा देता है, क्योंकि उसका कुछ यूज ही नहीं है, जो आपने स्पेस स्पेस दिया उन सबको हटा देता है। और इसमें कुछ प्रोसेसेस होती है, मिनिफिकेशन सबसे पहले, जो अननेसेसरी स्पेस कमेंट्स जो होते हैं उन सबको मिनिफाई करा जाता है, साइज को रिड्यूस करा जाता है, फिर ट्रांसपाइलेशन। तो ये मॉडर्न ईएस 6 में आया था, इसमें आप उसको जो है बेवल वगैरह से कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, मॉडर्न ईएस 6 में, ठीक है। एंड आफ्टर ट्री शेकिंग, देखो जब पेड़ को हिलाते हो तो क्या होता है, जो सूखी पत्तियां होती है वो गिरती है। तो ट्री शेकिंग टर्म इसलिए यूज करा गया है क्योंकि इस स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप में कैसे कैसे हो रही होती है चीजें, बिल्ड प्रोसेस जब आपका चलता है तो इस स्टेप में क्या होता है, जो अनयूज्ड कोड है ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, फिर कोड स्प्लिटिंग, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ो, फिर एसेट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे इमेज फॉन्ट्स, इन सबको ऑप्टिमाइज कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने बताया था टेस्टिंग से रिलेटेड, कि टेस्टिंग में हम टेस्ट आई मीन से जो हाइफन यूटिल्स वगैरह करके व्यू की जो है उसको यूज करेंगे, इंपोर्ट वहां से करेंगे सेलो माउंट। और ये इंपॉर्टेंट है, देख लो इसे क्वेश्चन जनरली आता है, सेलो माउंट में हम क्या करेंगे जी, सेलो माउंट हमें हेल्प करता है अपने जो जिस कंपोनेंट को हम टेस्ट करना चाहते हैं उसकी एक लाइट वेट कॉपी बनाने में। कैसे, तो उस देखो आपके पास एक कंपोनेंट है, हो सकता है उसमें और भी कंपोनेंट्स वगैरह आपने यूज कर रखे होंगे, तो ये उन सबको हटा देता है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक लाइट वेट कॉपी बना देता है। फिर अब आप इसमें डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्राइब कीवर्ड में डालते हो जी कि किस कंपोनेंट को टेस्ट वेस्ट करना है, तो हेलो डॉट व्यू मैंने डाला, व्यू, और फिर ये जो भी चल रहा है सिंग वगैरह। फिर अब मैंने कॉन्स्ट रैपर नाम के वेरिएबल के अंदर ना सेलो माउंट कर लिया, मतलब सेलो माउंट किसका, तो ये जो हेलो करके जो आपका है कंपोनेंट उसका देखो इंपोर्ट करके मैंने इसके अंदर डाला, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हेलो कंपोनेंट की जो आ जाएगी वो लाइट वेट कॉपी आ जाएगी। फिर अपन लोग के पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, सेट डाटा, फाइंड, तो इस सेट डाटा से
जो डाटा हो सकता था, ये जो हेलो करके कंपोनेंट है, ये आपका यूजर नेम यूज कर रहा हो, जैसे यूजर नेम एबीसी है, तो वो उसको मैंने डाल दिया यूजर नेम को, ये जो भी और भी यूज कर रहा होगा वो हम डाल देंगे, तो वो टेस्ट वेस्ट कर लेगा। अगर सक्सेसफुली हुआ तो ठीक है, वरना तो ये फाइंड चला रहे हो, ये एरर वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो देख देख रहा है। एंड रैपर डॉट सेट डाटा चेंजेस कंपोनेंट्स डाटा, बिल्कुल ये चेंज कर देता है वही चीजें। अच्छा, सेलो माउंट, जैसे आपने डाला सेलो माउंट हेलो, ये क्या करेगा, वर्चुअल वर्जन क्रिएट कर देगा, लाइट वेट वर्जन बोल लो। आपने करा किस में असाइन, वर्चुअल वर्जन क्रिएट करके, तो इस रैपर नाम के आई मीन से वेरिएबल में, फिर रैपर डॉट सेट डाटा करोगे ना, तो वो चेंज कर देगा कंपोनेंट के डाटा को, ठीक है। रैपर डॉट फाइंड और क्लास एरर डालोगे, तो वो भाई सर्च करता है जो रेंडर्ड डोम, जिस मतलब जिस डोम के थ्रू आपने चीजें रेंडर करी है, उसमें ऐसे डिव को सर्च करता है जिसमें डॉट क्लास आपने दे रखी, सॉरी डॉट एरर क्लास, डॉट आई मीन से एरर नाम की क्लास आपने दे रखी होंगी उसको। फिर ये एग्जिस्ट है, ये चेक करता है डिव है या फिर नहीं है, आई मीन से एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये एक्सपेक्टेड जो है वो लाइक एक्सपेक्ट करता है कि ये ट्रू दे दे, एसेट्स वेदर द कंडीशन पास, जो कंडीशन पास हुई है उसके अकॉर्डिंग। एंड तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अब आपकी आती है स्टोरेज सिस्टम। देखो जी, बात ऐसी है कि इसमें मैं आपको वही बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, वरना तो लाइक रह नहीं दो। तो बात ये है ना कि इसके लिए आपको व्यू के ऊपर पकड़ होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, आप एक एक आपका व्यू टू है, एक व्यू थ्री है, और जो स्टोरेज व्यू एक्स स्टोरेज आप यूज करोगे वो आप व्यू टू में करोगे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें बताऊंगा। इंस्टेड आप उसको अननेसेसरी मैं लाइक कुछ और एक्सप्लेन करूँ, खैर। तो देखो, हमें जरूरत पड़ी एक स्टोरेज की, बोलोगे ठीक है बना लो ग्लोबल स्टोरेज। एक जगह बना लेंगे, सारे के सारे कंपोनेंट उसको एक्सेस कर पाएंगे, या फिर हर कंपोनेंट में बनाना पड़ेगा। क्यों बनाओगे, हर कंपोनेंट में एक ग्लोबल बनाओ, ठीक है, बट ग्लोबल में इशूज थे। इशूज ये था कि भाई कोई भी जाके उसको चेंज कर देता था, ठीक है, सबसे बड़ी इशूज यही थी कि मैं आप कोई भी किसी भी कंपोनेंट से आप फंक्शन कॉल करो, वो जाके उसको चेंज कर देगा। तो इस इशू को काउंटर करने के लिए हमने बोला, देखो स्टोरेज तो हम ग्लोबल में ही बनाएंगे, ठीक है, बट हम एक कंट्रोल्ड वे में बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्यू एक्स का यूज करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर व्यू के इंस्टेंस वगैरह में आप इसको माउंट कर देते हो, तो माउंट के नीचे, खैर। तो जब आप देते हो स्टोर डॉट जेएस, तो इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं, मॉड्यूल्स वगैरह का तो कुछ खासा यूज होता नहीं। देखो, स्टेट आता है, स्टेट में आप डाटा डालते हो, जो डाटा आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। गेटर्स आप बनाते हो, मैंने क्या बोला था कि ग्लोबल स्टोरेज में ना कोई भी गेट कर रहा था, कोई भी सेट कर रहा था, बट यहाँ पे कंट्रोल्ड चीजें होती है, गेटर्स फंक्शन के थ्रू आप गेट करते हो, ठीक है। कुछ चेंज करना है तो म्यूटेशन नाम के अंदर, जो ये जो म्यूटेशन जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखी है, उसी के थ्रू आप करते हो, इसमें जो मेथड्स डिफाइन होंगी। एक्शंस में आप मतलब एसिंग फंक्शन को करते हो, देखो ये दोनों म्यूटेशन का काम ही करती है, म्यूटेशंस और एक्शंस। बट म्यूटेशन सिंक्रोनसली करती है, और एक्शंस जो आपकी है वो एसिंक्रोनसली करती है, तो ये आप समझ जाओ। देयर आफ्टर ये कुछ मैप आपका दे रखा है, लाइक हाँ, देखो जब आपको स्टेट को यूज करना होता है तो अक्सर आपको कुछ ऐसा देना पड़ता होगा, दिस डॉट स्टेट और समथिंग, या फिर तो अगर आपने डायरेक्ट उस पर्टिकुलर स्टोर को रजिस्टर्ड करवा रखा है अपने व्यू में, तो बात अलग है। ये कल ही मैंने एक्सप्लेन करा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो जी, इंपॉर्टेंट मैप फंक्शन आप उसके लिए यूज कर सकते हो, मैप स्टेट, मैप गेटर, मैप म्यूटेशन की बार बार ना करना पड़े, एक बार में सारी चीजें हो जाए, तो इतना काफी है, ठीक है। इतना लिटरली काफी है। अब इंस्टेंस की बात है, इंस्टेंस का क्या सीन है, ये म्यूटेशंस जो होती है ना, उसमें आप कमिट यूज करते हो, और ये डिस्पैच में, एक्शन में आप डिस्पैच आगे बढ़ते हैं। तो कैसे क्या यूज करते हो, देखो यहाँ पे सारी की सारी कोड्स हैं, व्यूज डॉट स्टोर स्टेट में आपने वेरिएबल डिफाइन करा है। फिर गेटर्स आपने, जिस देखो स्कोर का गेटर चाहिए, तो एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि आप स्कोर नाम ही दो, जिस वेरिएबल को गेट करना है नाम भी वही दो, बिल्कुल नहीं, आप अलग भी दे सकते हो। ये सबसे पहला पैरामीटर स्टेट लेता है, और जैसे आप यहाँ स्टेट देते हो ना, स्टेट की तमाम डाटा का एक्सेस आ जाता है, हो सकता है स्कोर होता, बेस्ट रन होता, बहुत सी चीजें होती, तो उन सबको आप एक्सेस कर पाते हैं स्टेट डॉट जो भी होता। अभी तो सिर्फ स्कोर है, तो हमने स्टेट डॉट स्कोर करा। देर आफ्टर म्यूटेशंस डिफाइन करते हो, म्यूटेशंस में हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस एक्शन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या लेता है, सबसे पहले लेता है ये जी स्टेट, सबसे पहला पैरामीटर, दूसरा स्टेप या फिर पेलोड, जो भी डाटा वगैरह आपको भेजनी होगी जब आप इसको कॉल कराओगे। एक्शन क्या लेता है, एक्शन में आप जो मेथड डिफाइन करते हो वो कमिट लेता है, कमिट लेता है, क्या बोलो भाई, कमिट नहीं लेता, कॉन्टेक्स्ट लेता है, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट में आपकी एक होती है, मैं बोलूंगा एक मेथड होती है कमिट करके, ठीक है। तो आप या तो कॉन्टेक्स्ट, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दिया होता, तो अगर मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दिया होता तो मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट कमिट करके उसका यूज कर सकता था।
बट मैं चाहता हूँ क्यों मैं बार बार कॉन्टेक्स्ट डॉट कमिट कमिट करता, चलो मैंने इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया डायरेक्टली। और फिर जब आपको पेलोड वगैरह भेजनी होगी वो देते हो आप सेकंड पैरामीटर पे, यहाँ इसने डिले दिया है, आप जो भेजना चाहो। और जब आपको किसी लाइक कहीं और एक्सेस करना होगा स्टोर की डाटा को, तो आप करते हो दिस डॉट स्टोर डॉट, अगर स्टेट से करना है तो स्टेट डॉट ये दिस, और ये डॉलर सिंबल में स्टोर, और फिर स्टेट डॉट स्कोर कुछ ऐसा। एंड देयर आफ्टर कुछ गेट करना है तो देखो, या तो दो तरीके डाटा गेट कर रहे हैं, या तो डायरेक्ट स्टेट से करो या फिर गेटर से करो, आपकी मर्जी। और कंडीशनली आप जैसे कोड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। और जब आपको कॉल करना होगा ना म्यूटेशंस को, तो उसमें एक मेथड है इंक्रीमेंट, तो आप बोलोगे कैसे कॉल करना है, कुछ नहीं, दिस डॉट ऐसे कुछ स्टोर डॉट डिस्पैच, और जिस म्यूटेशन को कॉल करना है मैंने बोला मैं इंक्रीमेंट को कॉल करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट स्कोर दे रखा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ डिस्पैच के थ्रू आप एक्शंस के अंदर जो मेथड है उसको कॉल करते हो स्टोर डॉट डिस्पैच पे। और जो आपको लाइक मैंने यहाँ पे पेलोड भेजा है 300, आपको डाटा भेजना है, कोई ऑब्जेक्ट भेजना है, आपकी मर्जी भेजो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैंने कमिट में, जब कमिट करोगे ना स्टोर डॉट कमिट करके ऐसे कॉल करोगे, और उसके अंदर फिर पहला पैरामीटर में मेथड का नाम, दूसरे में जो देना है, तो आपने अगर कमिट कीवर्ड यूज करा तो म्यूटेशन को मेथड को यूज, म्यूटेशन के मेथड को यूज करेगा। अगर आपने डिस्पैच यूज करा तो एक्शन के मेथड को यूज करेगा, कुछ ऐसा। और मैंने इतना बताया ना, इतना लिटरली काफी है। डिस्पाइट डेट, कई जगहों पे आपने देखा होगा डायरेक्ट वो स्टोर, जैसे कोई डाटा एक्सेस करना है वो स्टेट डॉट स्कोर कर लेते हैं। हम बोलोगे भाई दिस कहाँ आया वहां पे, तो गौर करना उसके व्यू इंस्टेंस वगैरह में ना, आपने ऑलरेडी जो है ना वो उस स्टोर को रजिस्टर कर रखा होगा। अगर आपने स्टोर को इंपोर्ट करके रजिस्टर कर लिया है, फिर कोई दिस कीवर्ड यूज नहीं करना होता। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली, हो सकी तो कहीं लिख लो, ठीक। और अब आप बोलोगे अच्छा इस स्टेट के डाटा को इस व्यूएक्स स्टोर में कहीं एक्सेस करना होगा तो दिस कीवर्ड लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा जी, क्योंकि आप इसी के अंदर कर रहे हो, ठीक है। खैर, अब कुछ कोड वर्ड दे रखा है आपका, देखो ये, इस सिंटैक्स को इग्नोर करना आप, लाइक क्रिएट स्टोर, ये आपकी व्यूएक्स जो कि जो अपर वर्जन है उसकी चीजें। बट डाटा देख लो क्या क्या, स्टेट में चार चीजें डिफाइंड है, ठीक है। म्यूटेशन में आपने एक मेथड डिफाइन करा, और आपने ये मेथड इसीलिए डिफाइन करा ताकि आप कुछ अपडेट चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई तो कर लो। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि यार मैं ऐसे नहीं बता सकता कि ये म्यूटेशन है या इस मेथड का नेम है, ये क्या कर रहा है, देख लो भाई क्या कर रहा है, क्योंकि रिवीजन है ये आपका, ठीक है। एक्शंस मैंने डिफाइन करा है, एक्शंस में आप क्या करते हो, एसिंक्रोनस जो आपकी काम होती है वो देते हो। यहाँ मैंने कमिट दिया, अगर कमिट नहीं है, इसका पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट होता है और उसमें कमिट मेथड होगा। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देता ना, तो मैंने जैसे यहाँ कमिट कॉल करा, मुझे यहाँ कॉन्टेक्स्ट डॉट कमिट करके कॉल करना पड़ता। और अब आप बोलोगे क्यों, फिर कमिट देते क्यों है, क्या यूज है इसका? क्योंकि कमिट जो हम मेथड कॉल करते हैं, तो कमिट का हम कब यूज करते हैं जी, जब आपको म्यूटेशन के मेथड को कॉल करना हो, जैसे आपने इंक्रीमेंट दिया कि म्यूटेशन का जो नाम है, तो इसमें हम कमिट क्यों ले रहे हैं भाई? देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जो आपकी एक्शंस होती है ना, वो भी म्यूटेशन के हेल्प से ही चलती है। बोलोगे क्या बोल रहे हो आप, ये तो आपने बोला था एसिंक्रोनस है। इस मतलब सिंक्रोनस है, और एक्शंस में आप एसिंक्रोनस जो मेथड है वो डिफाइन करते हो। देखो मैंने बोला, और मैंने सही बोला, क्योंकि देखो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस है तो दोनों एक्शन ही, आपको अपडेट हेडर करना है। अगर आपने सिंक्रोनसली करा और इसने 10 सेकेंड ले लिए तो आपको वेट करना होगा, ठीक है। बट अगर आपने एसिंक्रोनसली करा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। डेट्स वाई ये कमिट देते हो आप, और इसी कमिट के हेल्प से ना, इस एक्शन में जो आपने मेथड दिया है, लिखा है मॉडिफाई हेडर करके, इसी एक्शंस की हेल्प से हम यहाँ पे कमिट को कॉल कराते हैं, ठीक है। कमिट को क्यों कॉल कराते हैं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कमिट के थ्रू ना आप यहाँ पे एक मेथड को कॉल करा ले रहे हो। कौन सी मेथड है ये, याद करो, जो म्यूटेशन के अंदर डिफाइंड है, ये अपडेट हेडर करके, ठीक है। तो यही हो रहा होता है यहाँ पे, मैंने बोला अपडेट हेडर को कॉल करो, और ये जो पेलोड वगैरह यहाँ से भेजा होगा आपने वो आ गया। अब मैसेज किस मतलब इसका कैसे यूज करते हैं, तो फिर जस्ट जूम अ लिटिल बिट। तो यहाँ देखो बटन बटन है तो रहने देते हैं इसको। खैर कंप्यूटेड, अब एक चीज, व्यू के अंदर कई चीजें हैं, जनरली तो टेम्पलेट वगैरह पता है आपको, बट एक इंपॉर्टेंट मैं चीजें बताता हूँ। कंप्यूटेड और मेथड, दोनों में तो मेथड ही देते हैं ना, आप बोलोगे दोनों में तो देते मेथड ही है, बट डिफरेंस क्या है? देखो जी, जो आपकी कंपोनेंट्स कंप्यूटेड होती है ना, सॉरी, इसके अंदर जो मेथड डिफाइन करते हो, ये बोलता है मैं उसको कैश कर दूंगा, ठीक है। दूसरा बोलता है कि मैं रिएक्टिव हूँ भाई, आप मुझे वो डाटा दो जो रिएक्टिव है। मैंने कैश कर लिया, कब तक कैश करके रखूंगा, जब तक वो जो डाटा है उसकी कोई डिपेंडेंसी चेंज ना हो जाए, जो मेथड आपने इसमें दिया उसकी कोई डिपेंडेंसी चेंज ना हो जाए,
तब तक मैं कैश करके रखूंगा। मेथड ऐसा कुछ नहीं करता, मेथड बस सिंपल सा मेथड डिफाइन करता है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहाँ देखो मैंने क्या करा, करंट हेडर नाम का एक मेथड वगैरह बना रखा है। और ये जो बटन है, कहाँ गया करंट हेडर, वेट, हाँ, अपडेट हेडर है यहाँ पे। भाई करंट हेडर तो मैंने नहीं यहाँ दे रखा है, तो फिर अच्छा सॉरी, इस कंप्यूटेड मेथड में मैंने खुद की मेथड डिफाइन करी है करंट हेडर, इसका उससे फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट स्टोर डॉट स्टेट डॉट हेडर टेक्स्ट। मतलब ये जो हेडर टेक्स्ट की डाटा मैंने डिफाइन करी है ना, हेडर टेक्स्ट, ये उसी को वो रिटर्न कर रहा है। अब आप बोलोगे लेकिन आपने तो भी बोला कि ये दिस कीवर्ड जो है वो जनरली यूज आप नहीं करते हो। बोला मैंने भाई, बोला, बट कब नहीं करते हो, तब नहीं करते हो जब आप व्यू जेएस में ना, व्यू वाली फाइल्स में स्टोर को इंपोर्ट करके असाइन नहीं करा है, व्यू न्यू व्यू करके जो इंस्टेंस बनाते हो उसमें आपने नहीं दिया है, तब करते हो। बट अगर आपने वो नहीं करा है तो आपको बस ऐसे ही डाटा वगैरह जो है उसको यूज करना होगा एक्सेस करने के लिए। दिस डॉट स्टोर डॉट, या तो स्टेट से एक्सेस करो या तो गेटर्स में, अगर आपने कोई गेटर्स मेथड बनाया तो उसके थ्रू कर लो। अब देखो यहाँ पे हेडर स्टेट हो, मतलब जो भी डाटा कंप्यूटेड में यूज हुआ है वो क्या है, रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि जी एज यू नो, रिएक्टिव क्यों है, जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखो आपने स्टेट के अंदर इन सबको दे रखा है, और मेथड्स के अंदर आप ऐसे मेथड्स को कॉल कराते हो जिसका आई मीन टू से सिंक्रोनाइज, आई मीन से कैशिंग, और या फिर मैं बोलूँ रिएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इसी को ज्यादा एडवांस वे में यूज करना है। देखो यहाँ पे आपको क्या यूज करना था, जनरल वे में मैं बता रहा हूँ। आपको चाहिए था हेडर टेक्स्ट, तो आपको कितना कुछ लिखना पड़ा, दिस डॉलर हेडर स्टेट डॉट हेडर टेक्स्ट। बट आप मैपिंग कर लो ना, इंपोर्ट कर लो, मैप स्टेट, मैप गेटर्स, मैप मैनिपुलेशन, मैप एक्शंस, ठीक है। और कंप्यूटेड के अंदर दे दो, ऐसे दे दें डी स्ट्रक्चर जैसे हम करते हैं ना, 3 डॉट्स, फिर लिखो मैप स्टेट, ये जो मैप स्टेट आपके यहाँ पे दे रखी है ये। और इसके अंदर डाल दो आपको इस स्टेट में क्या क्या चाहिए, डाटा बहुत सी डिफाइंड होंगी, बट यहाँ पे आपने हेडर टेक्स्ट डाला, तो हेडर टेक्स्ट का एक्सेस आपको मिल गया इसके अंदर। और भी डेटास होंगी जो जो आप इस एरे में असाइन करोगे ना एज ए स्ट्रिंग, उन सारी की सारी डेटास को आप आई मीन से बहुत इजीली एक्सेस कर पाओगे। फिर आती है गेटर्स, तो गेटर्स मेथड अगर है तो उसका नाम दो, आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाओगे। कैसे एक्सेस करोगे, बस दिस डॉट हेडर टेक्स्ट यूज कर लो, कॉल कर लो। यहाँ देखो यहाँ कितना कुछ करना पड़ रहा था, दिस डॉट स्टोर एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई अगर 500 आपने स्टेट्स डिफाइन करे हैं वेरिएबल्स, तो 500 टाइम्स इतने को लिखोगे, बिल्कुल नहीं। हम तो भाई मैप स्टेट यूज करेंगे, हो गया। अब एक चीज गौर करो आप, कि कंप्यूटेड के अंदर हमने मैप स्टेट और मैप गेटर्स लिया, भाई मैप म्यूटेशंस हमने और मैप एक्शंस हमने मेथड्स के अंदर क्यों डिफाइन करा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जी इसके अंदर मैंने जैसा बताया, कंप्यूटेड व्यू में जो आपका होता है कंप्यूटेड नाम की फील्ड, उसमें आप ऐसा डाटा डालते हो, मतलब ऐसा डाटा डालते हो जो कि जनरली रिएक्टिव होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपने इसके अंदर करा। और ये मेथड्स, म्यूटेशन या फिर एक्शन मेथड तो रिएक्टिव होती ही नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट डाला। अब आप बोलोगे भाई एक चीज और है, कि यहाँ पे तो आपने मेथड का नाम दिया है, एक्शन वाले मेथड का नाम मॉडिफाई हेडर, इसका हेडर आई मीन से अपडेट हेडर। तो यहाँ इसने क्या क्या दे दिया है, फिर यहाँ इसने क्या दे दिया है कि अपडेट हेडर दिया, मॉडिफाई हेडर भी लिखा, यहाँ इसने सेट हेडर टेक्स्ट लिख दिया। तो बात ऐसी है कि आपने यहाँ पे हेडर्स आई मीन से अपडेट हेडर नाम की जो मेथड डिफाइन थी ना म्यूटेटर में, उसको रीनेम कर लिया, जाहिर सी बात है। मॉडिफाई हेडर नाम की जो मेथड डिफाइन थी ना एक्शंस में, एसिंक्रोनस वाले में, उसको आपने यहाँ पे रीनेम कर लिया। आप जब भी यूज करोगे तो सेट हेडर टेक्स्ट से करोगे, दैट्स वाई ये यहाँ पे आपका लिखा है, ठीक है। एंड हो गई सारी की सारी चीजें क्लियर, बिल्कुल हो गई, वही कोड वर्ड रिपीट हो रखा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मेथड्स के अंदर देखो, यही मैं बता रहा था, मेथड्स के अंदर क्या क्या आपने यूज करा, म्यूटेशन एक्शंस को, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है, कैश करने की जरूरत नहीं है। बट कंप्यूटेड के अंदर आपने डाटा यूज करा जिसको कैश करना इंपॉर्टेंट है। अब वही चीजें जो लाइफ साइकिल मेथड्स है, तो उसी की एक्सप्लेनेशन। तो ये सब तो आप समझ ही रहे हो। बिफोर क्रिएट में क्या होता है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बिफोर क्रिएट में व्यू की इंस्टेंस जो है ना वो इनिशियलाइज होने से पहले ही ये चल जाती है, ठीक है। बिफोर व्यू इंस्टेंस इज इनिशियलाइज, इसमें डाटा हो गया, मेथड्स हो गया, और दिस डॉट ईएल, ईएल आपका क्या है, वही मेमोरी है जहाँ पे आप स्टोर वगैरह कराओगे, माउंट वगैरह कराओगे, तो उसको आप एक्सेस बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें दिस कीवर्ड का भी एक्सेस नहीं होता। ये सारी चीजें दिमाग में डालो, क्वेश्चन इसी पे आएंगे। और क्रिएटेड में क्या सीन है जी, कि क्रिएटेड में आप दिस डॉट ईएल वगैरह जो है वो यहाँ पे आपकी होती है। देखो ऐसा यहाँ तो आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, बट यहाँ एक्सेस कर सकते हो, बट अभी तक ये अनडिफाइंड ही है।
देर आफ्टर सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। और कौन कैसे चलता है मैंने बताया। आपको कुछ फेच करना है तो आप क्रिएटेड में फेच कर सकते हो, ठीक है। और बिफोर माउंट के अंदर कोई प्री माउंट सेटअप करनी है वो कर लो। माउंटेड में जो आपका होता है ना, डोम का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे तो डोम आपकी डिस्प्ले नहीं होती, बस बन रखी होती है। तो यहाँ पे माउंट होने के बाद डिस्प्ले होती है। यहाँ पे कोई एसिंक्रोनस वगैरह कॉल्स वॉल्स करना है तो माउंटेड के अंदर आप कर लेना। फिर बिफोर अपडेट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर अपडेट अपडेट तो ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चंस आते हैं कि जी एक बात बताओ, बिफोर अनमाउंट, ठीक है, और बिफोर डिस्ट्रॉय, समझ रहे हैं हम। इसमें जी एक मेथड और आपकी आती है अनमाउंटेड। फिर क्या यार, बोल तो रहे हो बिफोर अनमाउंट, क्या डिफरेंस है? देखो बिफोर अनमाउंट में क्या होता है कि आपको कुछ, आपने कोई मेथड वगैरह डाला था, कोई इंटरवल डाला था, जो सेट टाइम इंटरवल वगैरह हम डालते हैं, तो उसको क्लीन करना पड़ता है ना, क्लियर इंटरवल करके। तो वो करना है, कोई इवेंट लिस्नर है तो उसको आप क्लियर करते हो। इसमें क्या होता है अनमाउंट या फिर डिस्ट्रॉय में, भाई डेटा मेथड्स और ये जो डॉम वगैरह की चीजें है ना, ये यहाँ पे आप फिर से अब एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से फाइनल क्लीन अप हो चुका है, सारी की सारी चीजें, सारी कंपोनेंट सब रिमूव हो गई है। तो इतना काफी है कि कब किस में आप क्या एक्सेस कर सकते हो और कौन क्या कर सकता, कौन फेच कर सकता है, कौन प्री माउंट सेटअप है, बस हो गया, इतना जान लो। क्योंकि दिस कीवर्ड का यूज आप बिफोर क्रिएट में नहीं कर सकते, और कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर या फिर किसी डाटा के। अब वही व्यू इंस्टेंस यहाँ पे डिफाइन करा है और दे रखा है यहाँ पे कि डोम का एक्सेस आप कर सकते हो बिफोर क्रिएट में। कैसे कर लोगे आप बिफोर क्रिएट में? तो इवन डाटा भी एक्सेस नहीं होता। क्रिएटेड में कर सकते हो, डोम का बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ डाटा का कर सकते हैं भाई क्रिएटेड में। बिफोर माउंट में डोम का यहाँ लाइक कुछ दिया है, बट कर नहीं सकते जनरली। तो बन चुका होता है डोम, और माउंटेड से तो फिर क्या ही कहने, टेंशन फ्री होके आप कर लो। हाँ, बट बिफोर अपडेट में डोम का एक्सेस आप जनरली, क्योंकि डोम उस वक्त अपडेट वगैरह हो रहा होता है, डेट्स वाई। एंड अब देखो एसपीए वर्सेस एसपीए क्या, सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप इसमें एक बार लोड कराते हो और फिर डायनेमिकली कंटेंट अपलोड होता है। इसमें आपको हर एक पेज को लोड करानी है, सबसे बड़ा डिफरेंस। राउटिंग में देख लो, राउटिंग में ये आपकी सर्वर साइड होती है, ये क्लाइंट साइड होती है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं जनरली। डाटा फेचिंग का क्या सीन है कि बस ये नेसेसरी डाटा को फेच करता है आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन, और ये हर एक बार फेच करता है सारे के सारी चीजों को। अब आप बोलोगे दोनों में से फास्टर कौन है? इनिशियल टाइम है, फर्स्ट टाइम जब लोड करोगे तो कौन सा फास्टर है? भाई फर्स्ट टाइम लोड करोगे ना तो ट्रेडिशनल वेब एप्स TWA बहुत फास्ट काम करेगी, क्योंकि इसे इनिशियली मिनिमल कंटेंट लोड करना है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड एसपी आपकी इनिशियली तो स्लो होती है, क्योंकि पूरे फ्रेमवर्क एसेट वगैरह सबको लोड करना होता है। फिर ये बहुत आगे निकल जाती है एज कम्पेयर टू इससे, क्योंकि अब ये हर एक टाइम पूरा रीलोड होगा, और ये सिर्फ वो रीलोड होगा जो चाहिए। और इसकी राउटिंग क्लाइंट साइड होती है, ये याद रख लो आप। एसपीए वर्सेस ट्रेडिशनल वेब ऐप, मैंने बताया कि एसपीए की फीचर क्या है? क्लाइंट साइड राउटिंग, ठीक है। एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन, जस्ट वेट। हाँ क्लाइंट साइड पे होता है, ट्रेडिशनल वेब ऐप में राउटिंग सर्वर साइड पे होती है, ये एचरेफ वगैरह जो आपका दे रखा है। तो एसपीए की यही चीज है कि क्लाइंट साइड राउटिंग या पार्शियल डोम अपडेट्स होता है, पूरी डोम अपडेट ना करके सिर्फ उस पार्ट को अपडेट करना है जो आपको यूज करना है। और कोड एग्जांपल राउटर व्यू एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, एडवांस एसपीए कंसेप्ट, इसमें वेब सॉकेट्स एसएससी, बस ये यूज कर लो ना, देख लो कि क्या यूज हो रहा है। वेब सॉकेट एसएससी एसपीए में बोला था, बस हो गया। एसईओ चैलेंज, ये इसकी ड्रॉबैक्स पूछोगे तो क्या है? तो भाई एसईओ चैलेंज, इसमें एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिटरली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि एसपीए आपकी पूरे के पूरे एचटीएमएल को पर राउट जो है ना उसको एमिट नहीं कर पाएगा। उसको प्री रेंडरिंग करनी होती है, सर्वर साइड जो आपकी होती है ना रेंडरिंग एसएसआर, वो करना होता है। तो वो आपका यहाँ पे एसईओ चैलेंजेस उसमें आते हैं, बस ये याद रख लेना। और इसमें वेब सॉकेट्स वगैरह यूज कर सकते हो, और क्या। अब इंपॉर्टेंट ये है, स्टेटमेंट क्वेश्चन इसके बार कई कई बार आए, कैसे याद रखोगे वो बताता हूँ। देखो, एक वेब वर्कर है, दूसरा सर्विस वर्कर है। इसका क्या सीन है कि ये मेन थ्रेड जो आपकी चलती है ना जेएस की, उसके पैरेलली चलता है। ये इंडिपेंडेंट होता है मेन थ्रेड से, ये पैरेलली चल रहा है कि आप भी चलो मैं भी चलाऊं, ये बोलता है मैं अलग हूँ। अब आप बोलोगे इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी याद करने में, डेट्स मैंने क्या बोला, ये सर्विस वर्कर है। कोई भी व्यक्ति जो मान मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ चूंकि आप याद रखो, कोई भी सर्विस मैन है, कोई सर्विस कर रहा है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। तो उसका क्या है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में उसकी मर्जी है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जाए ना जाए कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एज यू नो। बट इसमें मतलब समझाने का ये मतलब था कि ऐसे आप याद रख लो कि जो सर्विस कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, तो याद हो जाएगा कि मेन थ्रेड से इंडिपेंडेंट होता है। एंड देयर आफ्टर डोम एक्सेस में आपका क्या होता है कि वेब वर्कर्स जो आपकी होती है ना, इसको डोम एक्सेस नहीं होता, इसको भी नहीं होता डायरेक्टली, तो बिल्कुल नहीं।
और स्कोप की बात करूँ तो ये इंटायर साइट को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो पूरे साइट को करेगा। ये पैरेलल है तो ये बस सिंगल पेज को कर लेगा। कैशिंग इसमें नहीं हो पाती वेब वर्कर में, सॉरी, बट इसमें हो जाएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। डेट्स वाई बिल्ट इन कुछ कैशिंग सपोर्ट होता है, कैश एपीआई वगैरह, उसका यूज कर लो तो काफी है। इसमें इंटरसेप्ट मोड भी यूज होता है। डेट्स वाई जो आपकी पीडब्ल्यूएज होती है ना, उसमें सर्विस वर्कर का यूज करा जाता है, ठीक है। वेब मैनिफेस्ट डॉट जेसन, जिसमें मैं, अच्छा, मैनिफेस्ट डॉट जेसन जिस फाइल का नाम होगा वो मेटा डेटा वगैरह स्टोर करेंगी। सर्विस वर्कर का मैंने बता ही दिया। एंड अब इम्पोर्टेंट चीज आया कि एसपीए और पीडब्ल्यूए में क्या डिफरेंस है, सर्विस वर्कर और आई एम से, सॉरी, सिंगल पेज एप्लीकेशन और पीडब्ल्यू में देखो कोई खासा डिफरेंस, मतलब बहुत खासा डिफरेंस है। सिमिलरिटी बस एक ही है जी कि ये जो होती है ना आपकी, ये वाया ब्राउजर इसको एक्सेस करते हो, और इसको भी आप कर सकते हो वाया ब्राउजर, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस की बात आएगी तो दोनों को कर सकते हो। और अब ये आगे पीडब्ल्यू क्यों निकल जाता है, क्योंकि भाई ये सर्विस वर्कर का यूज करता है, एज यू नो कि जी जो जो सर्विस वर्कर का यूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे मैन थ्रेड से, कैशिंग कर सकते हैं। कैशिंग कर लोगे तो ऑफलाइन भी होगे तो चल जाओगे, बस फिर वही सारी की सारी इसकी फीचर्स हो गई कि वो ऑफलाइन वर्क करता है, पीडब्ल्यू इंस्टॉलेबल होता है, पीडब्ल्यू का फुल फॉर्म प्रोग्रेसिव वेब एप्स, पुश नोटिफिकेशन, बस हो गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो भी है। एंड फिर उसके बाद आरपीसी का पिक्चर आता है जो आपकी एपीआईज वगैरह है, बट इससे क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं इग्नोर ही करूंगा। आई होप डिस्कवरी, जो रेस्ट एपीआई डेवलप करते हो उसमें मल्टीपल चीजें होती है, लाइक यूटिलिटी, स्ट्रक्चर, डिस्कवरेबिलिटी। तो आप ये चीजें दे देते हो कि एपीआई स्लैश स्टूडेंट करोगे तो स्टूडेंट मिलेगा, तो ये मतलब डॉक्यूमेंटेशन में आप में असाइन कर दो। परमा लिंक्स और यूजर नेम में क्या अंतर है? परमा देखो, ये जो आपने दिया ना, ये आपका क्या है, यूआरएल है बेस्ड यूजर नेम्स के ऊपर। बट परमालिंक्स में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ यूजर नेम आप आईडी वगैरह यूज करते हो। इसमें क्या इशू है कि इसमें सपोज कर लो आज मेरा नाम एक्स है, कल मैंने अपना नाम बदल के वाई कर लिया, तो ये लिंक डेड हो जाएगा क्योंकि ये पर्सन एक्स के लिए चलता है, ठीक है, वाई के लिए नहीं। तो इससे बचने के लिए परमालिंक्स यूज करते हैं जिसमें आप यूआरएल में आईडी वगैरह डाल देते हो। अब बारी आई गेट रिक्वेस्ट वगैरह की। यू नो, जैसा मैंने कहा था, गेट रिक्वेस्ट जो आपकी होती है उसमें आप कैश कर पाते हो डाटा को, ठीक है, क्योंकि आप ये इसमें आप एनकोडेड तौर पे भेजते हो, पोस्ट में नहीं हो पाता क्योंकि आप उसमें बॉडी वगैरह होती है, डेट्स वाई। और इसमें आपके पास यूआरएल भी होता है। बट गेट रिक्वेस्ट डाटा मॉडिफाई नहीं करता भाई, कैसे करेगा? पोस्ट है, न्यू डाटा क्रिएट करता है, मॉडिफाई नहीं करता। तो ये कैसेबल होता है, बस इतना याद रख लो, ये फास्ट होता है, इफिशियंट होता है, डेट्स इट। और क्या, इसमें कैशिंग हो जाती है, बस इतना याद रख लो, काफी है। एंड उसी को रिपीट करा मैंने। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, इसमें कैशिंग हो नहीं पाती, जनरल वे में बात करूँ तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें जो भी डाटा है ना वो बॉडी में रहती है इंस्टेड ऑफ यूआरएल। आई होप आपको याद हो बॉडी से क्या मतलब है, क्योंकि मैंने टॉप पे ही बताया था कि जब आप वेट, हाँ, जब आप ये फेच वगैरह करते हो ना यहाँ पे, तो देखो पोस्ट करोगे तो आपको ये बॉडी वगैरह देनी पड़ेगी, हेडर का कंटेंट टाइप आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप इन सारे के सारे चीजों से बचने की कोशिश करते हो, तो इसको कैश करने में बहुत इशू आती है। अब एक और टर्म है आइडोपोटेंट, और इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई पोस्ट को छोड़ के सारे आइडोपोटेंट होते हैं, ये याद रख लो, पोस्ट छोड़ो बाकी सारे। आइडोपोटेंट का क्या मतलब है कि फर्क नहीं, कितनी बार भी, मतलब कितनी बार भी आप उसको कॉल करो, रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। एक बार आपने स्लैश यूजर करा या फिर 10 बार करो, जितने यूजर से वही मिलेगा ना, वही यूजर मिलेंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखो, पोस्ट को छोड़ के सारे एडम इम्पोर्टेंट होते हैं। और ऑथेंटिकेशन वगैरह की बात करी गई। आई होप कुकीज का क्या रोल होता है ऑथेंटिकेशन में। JWT, जेसन वेब टोकन्स, ओ ऑथ करके था जिसमें गूगल वगैरह का यूज करते हो, तो याद होगा आपको। अब रेस्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब आई होप सो आपको पता हो कि जो डाटा स्टोर नहीं करता, जो रिक्वेस्ट करते हो वो कोई डाटा वाटा स्टोर नहीं करेगा, ठीक है ना। या तो कुकीज का फिर यूज करना पड़ता है आपको। यूनिफॉर्म इंटरफेस, कैसेबल रिस्पॉन्स, हाँ गेट करते हो तो जो गेट में रिक्वेस्ट आती है उसको वो कैसेबल होती है, रेस्ट में ये चीजें मिलती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये क्लाइंट ड्रिवन होता है, इसमें क्लाइंट है, और इसमें भाई सर्वर है। मल्टीपल कॉल्स करोगे आप रेस्ट में तो सर्वर हैंडल करेगा ना, इसमें क्लाइंट खुद सारी क्वेरीज डिफाइन कर देता है, ठीक है। ये सिंगल एपीआई कॉल में सब काम कर देगा, इसमें आपको मल्टीपल करना होगा। रेस्ट एपीआई की स्ट्रेंथ वगैरह की बात करी गई, बस रेस्ट में ये याद रख लो कि ये कैसेबल होता है और करड का यूज करता है, एचटीटीपी का यूज करता है और स्टेटलेस होता है, बस इतना याद रख लो। इससे जनरल क्वेश्चन आएंगे, देख लेना है आपने। रेस्ट वर्सेस ग्राफक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। तो
ये तो मैं अभी बता दूंगा, बट एक चीज मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं। देखो ये सब तो मैं बता दूंगा, बट एरे के मेथड्स, पुश पॉप, लूप कैसे काम करता है पता हो तो बेहतर है, वरना एक रफ आइडिया भी हो तो काफी आपका काम हो जाना है, तो देख लेना उसको। तो रेस्ट एपीआई, ग्राफ क्यूएल, एंड पॉइंट हैंडलिंग भाई इसमें फिक्स नहीं होती, मल्टीपल्स होती है। इसमें एक सिंगल एंड पॉइंट देते हो, बात खत्म। मल्टीपल सोर्स से ये मल्टीपल टेबल से ये डाटा एग्रीगेट करेगा, फिर कुछ करेगा, मर्ज करेगा उनको, फिर आपको दिखाएगा। बट बस इसमें एक बार होता है, सर्वर जो होती है ना, सर्वर साइड वही ज्वाइन कर लेता है रिजॉल्व। अब रिजॉल्वर क्या है, आऊंगा मैं उसके ऊपर भी। एक फंक्शन होता है जो कि 4 पैरामीटर्स ले रहा होता है, आता हूँ मैं उसके ऊपर, वो भी मैं दिखाता हूँ। क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड राउट्स के ऊपर काम होती है, क्योंकि एंड पॉइंट है ना भाई। एंड पॉइंट में राउट, एंड पॉइंट क्या था, जो राउट में आप डिफाइन करते हो, स्लैश यूजर स्लैश स्टूडेंट, उसी के ऊपर काम होगा। ये लिमिटेड है भाई, और इसमें कोई लिमिटेड नहीं है। इसमें आप नेस्टेड क्वेरी सपोर्ट होती है, डालो टेंशन फ्री होगे, ठीक है। ओवरफेचिंग, इसमें ओवरफेचिंग होती है, ये ओवरफेचिंग का इसमें कोई इशू नहीं है। क्वेरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी एनकोडेड यूआरएल होती है, जो यूआरएल होती है उसको आप एनकोड कर देते हो, और इसमें जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो पोस्ट बॉडी के थ्रू सेंड करते हो, याद रखना। ग्राफ क्यूएल एपीआई में पोस्ट के थ्रू आप करते हो क्वेरी स्ट्रक्चर वगैरह को हैंडल, ठीक है। ग्राफ क्यूएल का मैकेनिज्म क्या है, फिर से बोल रहा हूँ। रिक्वेस्ट मेथड इसमें ऑलवेज पोस्ट होता है। क्वेरी जो सेंड करते हो ना, आप बोलोगे बट मैंने कोई क्वेरी भेजी तो मैं तो गेट करूंगा ना डाटा, मेरी मैंने कोई क्वेरी भेजी वहां से डाटा आएगा भाई। पोस्ट यूज होता है, याद रख लेना, क्योंकि आप भी क्वेरी लिख के भेजते हो, ठीक है। अब क्वेरी टाइप्स दो होती है, एक क्वेरीज, दूसरा म्यूटेशन। क्वेरीज की हेल्प करते हो डाटा को फेच करने में, या फिर मैं ये बोलूँ इसका यूज करते हो रीड टाइप के लिए और इसका मॉडिफाई के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी। और रिजॉल्वर क्या है, रिजॉल्वर फंक्शन, फंक्शंस मैपिंग फील्ड टू, जो आपकी डाटा रिसोर्स है, और आपके पास एक फंक्शन होता है जो आपके डाटा रिसोर्स है आपका कॉन्टैक्ट करवा देता है, उसी को आप रिजॉल्वर बोलते हो। जो कॉन्टैक्ट करने में जो इश्यूज आ रहे थे, जो उसको रिजॉल्व कर दे, वही रिजॉल्वर। तो यार ठीक है, ठीक है। क्वेरी और म्यूटेशन में क्या फर्क है, कि ये आपका सिर्फ रीड ओनली होता है, तो गेट को कॉल करता है, और ये राइट करता है, ठीक है। और लाइक यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हो, फेच कर रहे हो, वही गेट कर रहे हो ना। यहाँ पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, कट, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला था, तो जनरल यही डिफरेंस है। देखो ये गेट का यूज करता है क्वेरी, तो बिल्कुल कैसिंग इसमें हो सकती है, बट इसमें नहीं होती है जनरली तो। और ग्राफ क्यूएल जो होता है ना, वो डायरेक्टली कैश नहीं करता। कभी पूछेगा ग्राफ क्यूएल खुद से कैश कर लेता है भाई, उसको कुछ लाइब्रेरीज लगती है, जैसे अपोलो सर्वर वगैरह करके लाइब्रेरीज है, तो उसके थ्रू करता है। रिजॉल्वर क्या है, रिजॉल्वर एक फंक्शन है जो कि ग्राफ क्यूएल को कहता है कि भाई कैसे फेच करना है या फिर मॉडिफाई करना है डाटा को। डेट्स वाई मैंने बोला था रिजॉल्वर आपकी इशू रिजॉल्व कर देगा डाटा सोर्स से आपका कांटेक्ट करवा के। कुछ ऐसी फंक्शंस होती है, आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला पैरामीटर रूट होता है, दूसरा आर्गुमेंट, कॉन्टेक्स्ट, फिर इन्फो, ठीक है। और लाइक ये इस इन सबसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा पूछ देगा, रिजॉल्वर के सब्जेक्ट में एक स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा इनमें से कौन सा है सही बताओ। अब हो सकता है स्टेटमेंट कुछ भी दे दे वो, कि जी वो जो फंक्शन होता है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो रूट होता है, आर्ग्स होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, इन्फो होता है। एसएसजी सर्वर साइट जनरेशन, इसमें क्या होता है, प्री आप अपनी साइट को प्री बिल्ड मतलब पहले से बना के सर्वर पे डाल देते हो, और फिर वो स्टैटिकली जब ब्राउजर उसको फेच करता है डाटा, ब्राउजर जब डिमांड करता है, तो वो उसको स्टैटिकली फाइल्स को रेंडर कर देता है। बस यही है जो है, लाइक। और इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, नेक्स्ट जेएस नक्स्ट जेएस बस दे रखा है, इग्नोर करो। और यार देयर आफ्टर, मैंने इसकी पिक्चर क्वालिटी डल है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपोनेंट क्या होता है बताया, स्लॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्लॉट्स का क्या यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में ही। कंप्यूट और मेथड्स दो चीजें होती है व्यू के इंस्टेंस में, जिसमें आप मेथड्स डिफाइन करते हो। तो कंप्यूट आपकी कैशिंग की चीजें, कंप्यूट की क्या फीचर है कि ये कैशिंग होता है, मतलब कैश करता है डाटा को। और ऑटोमेटिकली जो होता है ना, चीजों को जैसे डिपेंडेंसी चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट कर देगा उन चीजों को। और ये रिएक्टिव डाटा को लेता है। और वॉच आपका क्या करता है, तो वॉच आपकी कोई वेरिएबल है, आपने स्टेट के अंदर कोई वेरिएबल डाटा, मतलब ऐसे ही करते हो ना आप व्यू जेएस में डाटा के अंदर। तो वॉच क्या करता है, वॉच आपको ये आप बोलता है, वॉच के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने बोला एक वेरिएबल नेम है, तो उस वेरिएबल का नाम देना और फिर एज अ फंक्शन उसको डिफाइन कर देना। तो ये सबसे पहले जो होता है ना, जब इस आप वेरिएबल को अपडेट करोगे, वॉच क्या करता है, वॉचमैन की तरह वॉच करते रहता है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो जैसे मैंने नेम बोला, नेम कोई डाटा मैंने डिफाइन करा होगा, कोई वेरिएबल, तो यहाँ मैं, तो इसका सबसे पहला पैरामीटर बोलता है कि जो न्यू वैल्यूज होगी ना भाई, जो भी न्यू वैल्यूज आपकी होगी मैं वो आपको दे दूंगा,
ठीक है, जो न्यू वैल्यूज आपकी हुई मैं वो आपको टेंशन फ्री रहो दे दूंगा। बट इससे पहले जो वैल्यू थी, जस्ट प्रीवियस वाली ओल्ड वाली, मैं वो भी बता सकता हूँ कि भाई पहले क्या थी अब क्या हो गई है वैल्यू। दैट्स आप वॉच का ये यूज होता है। अब कंप्यूटेड और मेथड के अंदर जो आप मेथड डिफाइन करते हो उसके बीच डिफरेंस है कि ये कैश करता है, ये रिकैलकुलेट कर लेता है ये खुद से ही, क्योंकि रिएक्टिव चीजें ये अपने अंदर लेता है, जैसे ही डिपेंडेंसी चेंज हुई ये भी चल देगा। परफॉर्मेंस ये मोर एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है। अब वही कोड जो मैंने आपको बताया था उसी के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। तो ऐसे आप कंपोनेंट वगैरह डिफाइन करते हो, सबसे पहले कंपोनेंट का नेम, और फिर डेटा लेते हैं, डेटा के अंदर फंक्शन जो होता है वो रिटर्न कर रहा होता है कुछ डेटास को। और ये सारे के सारे डेटास जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, फिर मेथड्स के अंदर मल्टीपल मेथड्स डिफाइन करते हैं, फिर टेम्पलेट वगैरह के अंदर कुछ देना हो तो। और वी मॉडल क्या करता है, वी मॉडल आपकी टू वे बाइंडिंग करता है। आई होप टू वे बाइंडिंग का मतलब आपको पता है कि जब देखो इनपुट के अंदर आप कुछ डालोगे, जैसे देखो जो जो इनपुट है ना आपकी, ये इनपुट फील्ड वी मॉडल कर रही है तो ये टू वे बाइंडिंग, बट किसके ऊपर टू वे बाइंडिंग करनी है भाई। टू वे बाइंडिंग का मतलब है, टू वे बाइंडिंग का मतलब है अगर मैं डेटा में कुछ चेंज करूं तो वो मेरी व्यू में चेंज कर दे। मतलब मैं अगर कुछ जब मैं मॉडल में कुछ चेंज करूँ ना तो वो व्यू में चेंज कर दे, यही इसका होता है जो मतलब मेन कंसेप्ट है, मेन जो इसमें से यूज होती है। तो वी मॉडल टू वे बाइंडिंग में आपने बोला विजिटर नेम, ठीक है, विजिटर नेम आपका क्या है, एक डेटा है जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन करा है, और इसके अंदर जो भी दोगे वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, खैर तो आपने बोला कि जो भी मैं इनपुट वाली फील्ड में जो भी चीजें डालूंगा ना वो उसको आप विजिटर नेम में जाके स्टोर करना। ठीक है भाई, इसने बोला ठीक है कर दूंगा। बट अब टू वे से क्या मतलब है कि देखो आपने अगर इनपुट फील्ड में कुछ डाली फिर तो वो इसमें स्टोर कर देगा। व्हाट इफ मैं बोलूं कि ये ब्लैंक स्ट्रिंग इनिशियली है, मैं इसको हटा के इसको अंदर बोलता हूँ विजिटर का नेम क्या है, ओबामा मैं बोलता हूँ, ठीक है, आई होप स्पेलिंग ठीक है मेरी, मैंने ओबामा बोला तो क्या अब मैंने इसमें चेंज करा तो क्या वो चेंज इनपुट में भी दिखेगा, क्योंकि इनपुट ने तो इसको टू वे बाइंडिंग करा है भी। और टू वे बाइंडिंग कैसे करते हो, तो भी मॉडल में आप जिसको यहाँ दोगे वो टू वे बाइंडिंग आपका कर देगा, कोई इशू नहीं है। तो जी बिल्कुल, आप विजिटर नेम में यहाँ भी चेंज करोगे तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होगा, और इनपुट फील्ड में कुछ डालोगे तो वो इसमें आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई टू वे बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रॉप्स लेना हो तो हमें डिफाइन करना पड़ता है, जैसे प्रॉप्स हमें टाइटल चाहिए जी, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और इस कंपोनेंट का क्या नाम है, मैसेज डैशबोर्ड। इसको कैसे यूज करेंगे, तो ऐसे यूज करोगे, टैग जैसे हम टैग लिखते हैं ना, जैसे हम टैग लिखते हैं एस टैग ऐसे बीच में लिखते हैं, फिर क्लोज करते हैं एस टैग को, वैसे ही आपके कंपोनेंट का क्या नाम है, हम कैसे कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, व्यू डॉट कंपोनेंट मैसेज बोर्ड। तो मैंने बोला जी मैसेज बोर्ड, और मैंने प्रॉप्स के तौर पे टाइटल बोला था ना, तो मैंने भेज दिया यहाँ टाइटल इक्वल टू समथिंग। अब ये इसके अंदर चला जाएगा। और कंपोनेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स बेझिझक होके यूज कर सकते हो, कोई इशू ही नहीं है, मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो, तो अच्छी चीज है ये। और देयर आफ्टर ये चीजें तो मैंने आपको बता दी कैसे क्या हो रहा है। अब आते हैं जी, आगे आते हैं हम, स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो। यहाँ आपने मैसेज बोर्ड बोला है तो ये टैग आपने ओपनिंग टैग थी ये। अब आपने क्लोजिंग टैग में भी मैसेज बोर्ड लिखा है, व्हाट इफ मैं बोलूं कि इस मैसेज बोर्ड के ऊपर में ना मैं कुछ दे देता हूँ, कोई पी टैग दे देता हूँ, पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ, हेडिंग, या कोई डीवी डिफाइन कर देता हूँ मैं, और उसको मैं दिखाना चाहता हूँ अपने एचटीएमएल में, तो कैसे दिखाऊंगा भाई, वहाँ स्लॉट पिक्चर में आता है। स्लॉट बोलता है मैं आपका ये काम करूंगा, जैसे आप यहाँ डिफाइन करते हो ना स्लॉट, और अब बोलोगे ठीक है स्लॉट समझ गए कि अगर हम कुछ ऐसा देंगे ना इसके बीच जो डाटा देंगे वो स्लॉट डिफाइन करेगा। और मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि स्लॉट के अंदर मैंने लिखा है एक और पैराग्राफ, वेलकम टू द बोर्ड, ऐसा क्यों लिखा है, देखो जी स्लॉट के बीच में, आई नो ये थोड़ी ब्लर्ड है बट यार स्क्रीनशॉट में क्या ही बोलूं मैं। तो यार स्लॉट के बीच में आप जो भी लिखते हो ना, ये जी आप क्यों लिखते हो, ये डिफॉल्ट लिखते हो आप, ये जी आप डिफॉल्ट लिखते हो भाई, कि अगर वहां से कुछ नहीं आया ना तो फिर इसको रेंडर करना तू, बट अगर वहां से कुछ आ गया तो फिर भाई वहां से जो आ रहा है उसको दिखा दे, तो ये डिफॉल्ट टाइप होता है। और कई बार आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बोलता है भाई दे देगा एचटीएमएल की इसकी चीजें और उसका आउटपुट क्या होगा वो बताओ, तो लाइक आप उसके अंदर देख लेना। यहाँ देखो स्लॉट के अंदर क्या आएगा, तो मैंने स्लॉट डिफाइन करा और बाय डिफॉल्ट मैंने इसमें देखो स्लॉट यहाँ क्लोजिंग टैग है ये दिया है। तो स्लॉट में क्या आएगा जी, मैं जरा इसको कंसाइज करता हूँ, स्लॉट में क्या आएगा, कंसाइज क्यों करना, आप मैप कर लो ना। तो मैंने मैसेज बोर्ड के बीच में एक स्पैन डिफाइन करा है जिसमें लिखा वेलकम फॉर एलएस। तो ये डाटा मुझे दिखाना है उसके अंदर, कैसे दिखाऊंगा, तो भाई स्लॉट, अगर मैं इसको ऐसे भी दे देता ना स्लैश स्लॉट करके तो ऐसे भी दिखा देता। फिर से आप बोलोगे फिर ये क्यों, तो मैंने बोला तो बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मैंने दिया है कि अगर ये मैं यहाँ से कुछ ना भेजूं
लाइक ये जो कंपोनेंट का मैं नेम देता हूँ उसमें अगर कुछ मतलब उसके बीच में रैप करके मैसेज बोर्ड जो कंपोनेंट का नेम है कुछ ना भेजूं तो भाई डिफॉल्ट उसको दिखा देना। तो ये सीन हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है। और क्या भाई आगे देखें अब हम। ठीक है। और एक चीज और बोलोगे, ठीक है वो तो मैं समझ गया, बट व्हाट इफ मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए नेम्ड स्लॉट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो फिर यहाँ तो जनरल स्लॉट में ही जाएगा, स्लॉट दोगे तो नेम स्लॉट का कैसे यूज करोगे? देखो नेम स्लॉट का यूज करने के लिए टेम्पल, देखो वहां पे आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मैसेज बोर्ड में, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज बोर्ड में आपने यहाँ पे इसके अंदर कोई HTML स्पैन टैग वगैरह डाल दिया। बट जब आपको नेम्ड आई मीन टू से स्लॉट यूज करना है, नेम्ड स्लॉट क्यों? क्योंकि हम उसको जहां दिखाना चाहें ऊपर नीचे उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। तो नेम्ड स्लॉट को यूज करने के लिए टेम्पलेट जो आपकी टैग होती है ना उसमें आप देते हो। देखो अब भी गौर करो, फिर बोल रहा हूँ गौर करना। अब भी ना भाई सारी की सारी चीजें कंपोनेंट की ये ओपनिंग टैग है और ये कंपोनेंट की क्लोजिंग टैग है, भाई इसी के बीच सारी की सारी चीजें आ रही है आपकी। ठीक है। अभी वही हो रहा है, कंपोनेंट ने ही रैप करा है, बट पहले आप सिंपल HTML देते थे, अब आपने क्या करा, आपने बोला टेम्पलेट टैग के अंदर दो। और भाई टेम्पलेट टैग के अंदर HTML तो दो, और क्या करो, अब नेमिंग स्लॉट, आप स्लॉट को नेम कैसे देते हो? तो आप लिखते हो बाइंडिंग करके करते हो, भी हाइफन स्लॉट, और ये आपने डिफॉल्ट दे दिया, तो जैसे पहले वाला डिफॉल्ट काम कर रहा था वो वैसे ही करेगा। और इसको दिखाने के लिए बस आप ऐसे स्लॉट लिख दोगे ना ऐसे। ठीक है, और इसको क्लोज कर दोगे स्लॉट, तो ये आपका दिख जाएगा डिफॉल्ट वाला। बट अगर आपने इसमें नेम दे दिया, आपने इसका नेम हेडर बोला और इसके अंदर कोई डाटा दी, फिर इसका नेम फुटर बोला, तो फिर इसको दिखाने के लिए आपको देना पड़ेगा स्लॉट, और नेम में आपने यहाँ हेडर दे दिया तो हेडर यहाँ दिखेगा, फुटर दोगे तो फुटर दिखेगा। अगर आप इस फुटर को ऊपर दिखाना चाहते हो तो बस इस पर्टिकुलर जो स्लॉट नेम में फुटर दिया है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, ये ऊपर दिखने लगेगा आपने जो फुटर में कंटेंट भेजा होगा। तो बस यही इसका यूज है कि कैसे नेमिंग स्लॉट को आप डिफाइन करते हो टेम्पलेट टैग में, और कैसे हम इसका यूज करते हैं जनरल वे में। ठीक है। एंड देयर आफ्टर अब वही चीजें कि कंप्यूटर के अंदर डिफाइंड है, वॉच के अंदर देखो जो आप न्यू व्यू का इंस्टेंस बनाते हो उसमें सबसे पहले तो आपने मेथड्स के अंदर जनरल मेथड, कंप्यूटेड का क्यों यूज करते हैं, कैश डिपेंडेंसी। और वॉच के अंदर जो देते हो ना, जैसे मैसेज करके कोई आई मीन जैसे वेरिएबल होगा तो उसमें आप ये फंक्शन असाइन करोगे ऐसे करके जैसे ऑब्जेक्ट में करते हो। तो आपने बोला फंक्शन, और फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो आपकी न्यू वैल्यू ले रहा होता है। सेकंड पैरामीटर ओल्ड वैल्यू, सपोज करो मैसेज इनिशियली जो था ना, मैसेजेस है ना वो आपका था वो आपका क्या था, हाय रशिया। ठीक है, मतलब अभी अभी तक हाय रशिया, फिर आपने उसे अपडेट करा, अपडेट करके आपने बोल दिया हाय, कौन से कंट्री को मैं हाय करूं? तो फिर चलो नेबर को करते हैं, नेपाल को करते हैं, आपने बोला हाय नेपाल। तो ये आपकी क्या हो गई, ओल्ड वैल्यू, ये आपकी न्यू वैल्यू हो गई। तो आप जानना चाहते हो ओल्ड वाली क्या थी, तो ऐसे एक्सेस करते हैं, फंक्शन देते हैं, ये न्यू वैल्यू होती है, ये ओल्ड होती है। तो बस वही चीज है, फिर आपको जो भी ऑपरेशन करना हो, ये वॉच का काम है। ठीक है। एंड देयर आफ्टर वॉच, वॉच यहाँ वही लिखा है कि ट्रैक करता है स्पेसिफिक डाटा प्रॉपर्टी चेंजेस वगैरह की, कब कौन सा फंक्शन कॉल। हाँ, देखो प्रॉप्स कैसे आप भेज रहे थे वहां तो मैंने आपको दिखाई दिया कि प्रॉप्स आप कैसे इसमें भेज रहे हो, देखो ऐसे टाइटल नेम, कब? तो जब आपको पेरेंट से ना चाइल्ड में भेजना था तब। बट अगर आपको चाइल्ड से पेरेंट में भेजना है फिर तो थोड़ी लेंथी चीजें हैं, बट इसे क्वेश्चन कम आता है, बट फिर भी देख लो, एक बार देख लो एटलीस्ट। तो आप क्या करते हो कि एमिट का यूज करते हो, जो आपकी चाइल्ड कंपोनेंट है ना उसमें आप एक बटन में लिखते हो ये एमिट, या फिर अलग फंक्शन में भी लिख सकते हो। बट ठीक है, यहाँ डायरेक्ट इसी में दिया है एमिट, या डॉलर एमिट, और इवेंट का नेम और जो डाटा आपको भेजना है, मतलब जब आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये माई इवेंट को एमिट कर देगा और जो डाटा आप भेजना चाहते हो वो जाएगा। तो ये चाइल्ड से आप कर रहे हो। तो ये जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करा, चाइल्ड कंपोनेंट देखो, आई नो पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी लो है। तो चाइल्ड कंपोनेंट का क्या सीन है कि मैंने यहाँ डिफाइन करा कि मैं क्लिक करूँ ना तो माई इवेंट को कॉल करना, और जो पेलोड डाटा मैं भेज रहा हूँ, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये सिग्नल भेजेगा किसको, पेरेंट को। और पेरेंट में मैंने यहाँ गौर करना, इसी चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज करा है। ठीक है। ठीक है। और दूसरी तीसरी चीज क्या है कि एमिट के अंदर जो दिया था ना आपने नेम माई इवेंट, वही यहाँ पे आप इसकी इवेंट बनाते हो। माई इवेंट बोला था, यहाँ आपने माई इवेंट दिया और उसके ऊपर जो एक्शन कराना है माई एक्शन बोला आपने, और माई एक्शन मेथड्स के अंदर डिफाइंड है, तो ये क्लिक इवेंट एनी मोर लाइक समथिंग कुछ ऐसा देगा। तो बस दो चीजें की आपकी जो चाइल्ड होती है उसमें आपने
कुछ चाइल्ड से पेरेंट में भेजना है तो एमिट का यूज करो। दो चीजें ये लेगा, एक तो जिस मेथड को एमिट करवाना है वो, दूसरा पेलोड। जैसे ही क्लिक करोगे पेरेंट में सिग्नल जाएगा, और पेरेंट में चाइल्ड का ये कंपोनेंट मेंशन होना जरूरी है। तो इसमें आप जनरली, हम ये देखो, इवेंट हम क्या डिफाइन करते हैं, हम इवेंट डिफाइन करते हैं एट द रेट क्लिक, एट द रेट डबल क्लिक, कुछ ये ना। बट यहाँ पे आपने इवेंट का नाम दिया माई इवेंट, उसको यहाँ पे ऐसे माई अंडरस्कोर इवेंट, दोनों सेम, यहाँ काम चल जाएगा, तो आपने वो डिफाइन करा है। तो आप बोल रहे हो कि ये मैं यहाँ से कॉल करूँ ना चाइल्ड से, तो जी पेरेंट में जाओ और देखो मेरा कंपोनेंट जहाँ है वहाँ इस नाम का एक मेथड होगा माई इवेंट नाम का, उसको कॉल करो। करेंगे। और माई इवेंट को जब आप करोगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, कोई एक्शन चलता है जिसको मैं चलाना चाहता हूँ, इवेंट एक होता है। वैसे ही जब यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये इसके अंदर सिग्नल भेजेगा, बोलेगा पेरेंट के अंदर जाओ। पेरेंट कौन, जिसने इसको इंपोर्ट करा है और यूज करा है अपने अंदर एज अ कंपोनेंट। तो उसके अंदर ये बोलेगा कि भाई जाओ और जाके जो मेरे ऊपर एक्शन डिफाइन है उसको कॉल करो। तो यहाँ जो भी आप एक्शन मेथड के अंदर डिफाइन करोगे ये उसको कॉल, फिर से देख लो यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर एग्जैक्टली यहाँ पे चाइल्ड के अंदर आपने डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ उसने, मैंने वहाँ क्या करा था, ये जो एमिट वगैरह था ना, यहाँ डायरेक्ट क्लिक के अंदर दिया था। यहाँ क्या करा है इसने कि क्लिक के ऊपर एक इवेंट डिफाइन करा है, और वहाँ पे ये जो एमिट की चीजें थी वो, तो जैसे आप क्लिक करोगे इसके पास सिग्नल जाएगा और इसके ऊपर आपने जो भी मेथड डिफाइन करा होगा वो कॉल हो जाएगा। बस यही सीन है यहाँ पे। और देयर आफ्टर मैसेज डॉट पुट इवेंट, तो रहने देते हैं सबको, वही चीजें। और ये लाइफ साइकिल हुक्स वगैरह तो मैंने बता ही दिया है। एंड देयर आफ्टर, और ये क्वेश्चन है लाइक सामने आ गया तो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें न्यू व्यू आपने डिफाइन करा है, फिर डाटा दिया, और इसमें वॉचर फंक्शन है। और मैंने बोला था जो, सॉरी, वॉचर स्टेट मेथड आपने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर डिफाइन करा है। आई मीन से वॉचर प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन करी है। तो इसमें जिसके ऊपर वॉचर, जैसे मैंने बोला जी एक्स के ऊपर वॉचर लगाना है, तो लगाओ भाई एक्स के ऊपर वॉचर, क्या इशू है, लगाओ एक्स के ऊपर वॉचर। तो आपने बोला एक्स, और आपको अगर याद हो तो मैंने वॉचर्स के सब्जेक्ट में ऊपर बताया है ना, वॉचर्स क्या करता है, इसमें जो फंक्शन देते हो ये वाली आपकी न्यू वैल्यू देता है। जो न्यू वैल्यू आपकी पहले मान लो एक्स आपका 10 था, अब अपडेट करके एक्स आपने 11 कर दिया है, तो न्यू वैल्यू क्या हो गई, एक्स की 11। तो पहले पैरामीटर में वो मिल जाता है, दूसरे में ओल्ड वाली जो 10 थी वो मिल जाती है। फिर आपने उसको जैसे एक्सेस करना होगा करना। फॉर एग्जांपल नीचे इसने क्या करा है जी, नीचे देखो यहाँ पे लूप डिफाइन करा है, और ये 1 से 20 तक लूप चलेगा, और हर बार एक्स को बढ़ाता जाएगा, एक्स प्लस 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 प्लस। और यहाँ पे कंडीशन, आप सबसे पहले आपने एक्स की जो होती है फंक्शन डिफाइन करी है वॉचर्स के अंदर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पी न्यू वैल्यू। ठीक है, जो एक्स अपडेट होगा ये ओल्ड। और ये 20 टाइम्स चल रहा है, हर बार एक्स को बढ़ाता जा रहा है। इफ के अंदर मैंने बोला भाई सबसे पहले तो ये कंडीशन, बट इसका क्या भाई, ये देखो इसने बोला है पी जब 10 से ग्रेटर देन, पी क्या हो, 10 से ग्रेटर देन, पी क्या है, पी क्या है यहाँ पे, न्यू वैल्यू। मतलब न्यू वैल्यू जो है ना आपकी वो 10 से ग्रेटर देन है, तो चलाओ। और यहाँ बोला है पी क्यू से ग्रेटर देन हो, ओल्ड वाली से ग्रेटर देन। तो हो सकता है ओल्ड वाली आपकी 10 हो और ये 11 हो जाए बाद में एज अ न्यू वैल्यू के तौर पे। क्योंकि p अगर 10 से बड़ा है तो 10 से बड़ा क्या लोगे, 11 लोगे ना आप। अगर एक एक देखो, यहाँ पे तो आप एक एक करके बढ़ रहे हो, 0 से लेके 20 तक चलना, एक एक करके बढ़ रहे हो ना। तो 10 से बड़ा चाहिए, तो 10 से बड़ा तो 11 होता है भाई। p 10 से बड़ा चाहिए, मतलब p क्या है, न्यू वैल्यू। पहले पैरामीटर में न्यू वैल्यू होती है, दूसरे में ओल्ड। तो ये तो 10 से बड़ा होगा, तो डेट सही आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, ये 200% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एंड ये ठीक है। तो राउटर और यार लोकल स्टोरेज की जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट W3 स्कूल पे चलते हैं, और सेशन स्टोरेज भी आपने बोला था रिवाइज करवाना है, वो भी करवाते हैं। तो जी लोकल स्टोरेज को कैसे यूज करते हो आप, तो लोकल स्टोरेज में कुछ मेथड्स होती हैं। लोकल स्टोरेज है क्या, तो अगर आप अपने ब्राउजर का F12, सॉरी अपने कीबोर्ड का F12 क्लिक करो, या फिर वही ऐसे करके जाओ कुछ, मेरे कहने का मतलब ऐसे इंस्पेक्ट में जाओ फिर खोल लो, जो आपकी डेव टूल्स होती है कुछ ऐसा। तो यहाँ क्या है जी कि आपके ब्राउजर में आपको कभी कभी डाटा स्टोर करनी पड़ती है। ठीक है, स्टोर करनी पड़ती है ब्राउजर में डाटा, और लोकल स्टोरेज का मैक्सिमम साइज 5 MB होता है जैसे मैंने दिखा, और कुकीज का बस 4 KB। खैर, तो कई बार आपको यहाँ पे डाटा वगैरह को स्टोर करना होता है। और यार जब आपको डाटा वगैरह को स्टोर करना होगा तो स्टोर करने के तरीके भी होंगे, क्योंकि मेमोरी कार्ड तो अभी इसमें लगाओगे नहीं। तो वो आप एप्लीकेशन में जाना, वहां दिखेगा। तो लोकल स्टोरेज में कर सकते हो, वाया वाया सेशन स्टोरेज कर लो,
या फिर इंडेक्स डीबी कर लो यार, इंडेक्स डीबी से क्वेश्चन ना के बराबर है, तो जैसे एज ऑफ नाउ लेट इट बी। तो यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हो, कोई डाटा आपको ब्राउजर में स्टोर करनी है तो। बट आप बोलोगे फिर ठीक है, लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि लोकल स्टोरेज में आपने कुछ स्टोर कराया, तो फिर आप अपने जैसे मैं इस पर्टिकुलर ब्राउजर को बंद कर दूं, लैपटॉप को ऑफ ऑन कर दूं, फिर भी वो डाटा सेव ही रहता है। बट सेशन स्टोरेज के अंदर मैंने करवाया, तो जैसे ही मैं अपने लैपटॉप को या फिर इवन टैब को भी क्लोज कर दूं ना, वो डाटा खुद ब खुद जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज आपकी परसिस्टेंट रहती है अक्रॉस द सेशन, बट ये आपकी हट जाती है, तो दोनों के बीच जो है यही डिफरेंस है। अब बट दोनों में मेथड सेम होती है, अगर आपको कोई आइटम सेट करना है तो आप देते हो सेट आइटम, लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज दोनों में। तो लोकल स्टोरेज में आप देते हो सेट आइटम, और की वैल्यू पेयर में ये डाटा लेती है। तो आप की देते हो सबसे पहले, बेटा सबसे पहले तो आप की देते हो, लाइक मैंने बोला लास्ट नेम स्मिथ है, तो फिर उसकी वैल्यू मैंने दे दी कुछ ऐसा। और अब आप बोलो कि आप एक काम करो, इसको करके दिखाओ ना, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। और ठीक है, उससे पहले उसके उसके लिए मुझे कंसोल कंसोल में जाना होगा, एंड यहाँ मैं पेस्ट तो कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, अभी तक अगर मैं एप्लीकेशन की बात, छोड़ो यार इसको, वायोलेशन हटाता हूँ मैं, सारे के सारे एरर्स जो फिलहाल आ रहे हैं। ठीक है, खैर। तो जी एक चीज गौर करो, अभी अगर मैं जाऊं आपके परफॉर्मेंस में, मेमोरी में परफॉर्मेंस, भाई कहाँ गया एप्लीकेशन, यहाँ होगा, वेट, हाँ, दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली, सॉरी। तो वो ऐसा था, वहाँ पे हाइड। तो एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में जाओ, तो देखो यहाँ मल्टीपल चीजें स्टोर्ड हैं। ठीक है, और अब आप सपोज करो कि मैं आता हूँ कंसोल में, यहाँ बोलता हूँ भाई सेट कर दो ये डाटा। ठीक है, इसने अनडिफाइंड बोला है, इस पे आप इग्नोर करो। अब मैं फिर से जाता हूँ अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अपने एप्लीकेशन में अब मैं गया, और W3 स्कूल यहाँ लिखा है ना, गौर करो। अभी मैंने W3 स्कूल को खोल रखा है, और यहाँ से मैंने सेव करा है गूगल, ये जो भी चीजें हैं, अमेजोन वहां से तो है ही। तो अब मैं W3 स्कूल पे जाता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं कहाँ जाता हूँ, मैंने क्या बोल यार, इतनी चीजें स्टोर्ड है यहाँ पे। ओ भाई कैसे ढूंढूं मैं? तो फिर जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, वैल्यू 2 ये कब क्या क्रिएट हुआ था वो चीज़ है। और देयर आफ्टर W3 स्कूल के ओरिजिन पे, जस्ट वेट, हाँ एक सेकेंड। तो फिर मैंने क्या करा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर लिया, चूंकि बहुत सी चीजें थी लाइक दैट्स वाई, तो मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं फिर से करता हूँ, सेट करता हूँ नेम को, लास्ट नेम को। अब हम जाते हैं उसके अंदर, देखो यहाँ पे की के तौर पे लास्ट नेम, और यहाँ स्मिथ आ गया वैल्यू। ठीक है, अब मैं इस ब्राउजर को बंद करके चलाऊं, फिर भी ये एज इट इज रहेगा, इंटैक्ट रहेगा ये। तो पहला आपका जो होता है वो होता है। अब आप बोलोगे इसमें तो आपने डायरेक्ट की वैल्यू भेज दिया, मुझे पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट भेजनी है तो शौक से भेजो भाई, अगर आपको पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट भेजनी हो तो कोई इशू नहीं है। लो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, लास्ट नेम आपने डाला, एंड ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसे दोगे ना, लास्ट नेम आपने डाला, एंड देयर आफ्टर अब हम डालते हैं स्मिथ, क्रिकेटर था ना एक, डेविड मैं बोलता हूँ, डेविड। ठीक है, और मैंने यहाँ ऐसे डाल दिया, एंड देयर आफ्टर आप इसको क्या करते हो, आप इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देते हो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग में चेंज कर देते हो। ठीक है, फिर डालते हैं हम इसके अंदर, एंड अब मैं करूँ तो एरर देगा, आई नो क्यों दिया इसने, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट जो दिया है यहाँ पे, गौर करो, वो मैंने स्ट्रिंग के तौर पे दे दिया है। ठीक है, तो डेट्स, अरे यार वैल्यू को मैंने क्यों रिमूव करा। ठीक है, अब मैं करता हूँ एंटर यहाँ पे, और इसने बोला एक्सप्लेन कंसोल, क्या उसमें सेव हुआ कुछ? वेट, डॉट सेट आइटम्स, अच्छा सॉरी यार, लिटरली सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, देखो ये तो मैंने डाला ऑब्जेक्ट, और इसके लिए मुझे डालना पड़ेगा ना, मैं बोल रहा हूँ obj1। ठीक है, और मैंने उसके अंदर डाला, जस्ट वेट, सिंटेक्स एरर कुछ, तो ये इशूज था कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला था। अब obj1 करके एक की होगा, और उसमें ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, मैंने इसको एंटर करा, जाता हूँ मैं एप्लीकेशन पे, देखो obj1 और ये ऑब्जेक्ट इसमें आ गया। तो ऐसे हो रही होती है चीजें। अब आप बोलोगे चलो सेट तो कर दिया, आप गेट करके दिखाओ तो। भाई साहब सेट तो करा आपने, समझ रहे हैं हम, सेट करा, अब गेट करके भी दिखाओ। बिल्कुल दिखाते हैं। तो गेट करने के लिए आप देते हो क्या, जैसे सेट आइटम मेथड आपने दिया, वैसे ही आप देते हो जी गेट आइटम।
जैसे क्लिक करते हो OBJ1 पे जो डाटा था वो मिल गया, बट इंपॉर्टेंट है, गौर करो। जैसे आपने गेट आइटम करा, ये तो मिल गया, बट जो आपने ऑब्जेक्ट स्टोर करा था उसको कैसे स्टोर करा था भाई? स्ट्रिंग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आपने स्टोर कराया था। तो ये तो स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर हुआ ना। तो ऐसे नहीं होता, आपको इसको पार्स करना पड़ता है। पार्स कर लोगे तो ये फ्री हो जाएगा। आई होप ये यहाँ पे काम करे, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, और लाइक इसके अंदर मैं फिर से इसको करके देखता हूँ यहाँ पे ये क्या देता है। ठीक है, तो फिर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अब देखो इसने एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है यहाँ पे। तो जो भी आपने अगर स्ट्रिंगिफाई कर, देखो ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे तो स्ट्रिंगिफाई तो भाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे तो स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। और अब आप बोलोगे ऐसी बात है, तो एक बात बताओ, आपने तो स्मिथ भी दिया था भाई, बट यहाँ देखो हुआ गया कि दोनों की सेम हो गई। तो इसने लास्ट वाले ने ओवरराइड कर दिया, तो डेट्स वाई सिर्फ एक की आ रहा है। मल्टीपल कीज दो ना, आप क्या इशू है? तो पार्स कराते हो तो दो चीजें, तीन चार चीजें मैंने आपको बताई, पता नहीं कितनी बताई। सेट आइटम कैसे करते हैं, गेट आइटम कैसे करते हैं, ठीक है, आप समझ गए। अब अगर आपको लेंथ जाननी है इसकी कि इसमें कितनी आई मीन से चीजें स्टोर हैं, तो डॉट लेंथ करोगे, बोल देगा कि 8 है। बोलोगे 8 कैसे बोल रहे हो आप? तो देखो अभी कई सारी चीजें आप यहाँ पे आगे स्टोर हो गई है। ठीक है, जो मतलब साइट की चीज होंगी ना वो स्टोर हो गई है। और अगर इसको क्लियर करना है तो बाय द वे, अगर चलो ठीक है, अगर आपको क्लियर करना है इसको तो बस डॉट क्लियर ऐसे कॉल कर लो। देखो अब मैं जाऊं यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो ये आपका लोकल स्टोरेज था। ऐसे ही एक सेशन स्टोरेज भी होता है। तो फिर सबसे पहले तो मैं जाता हूँ सेशन स्टोरेज में। इसको मैंने क्लोज करा। सेशन स्टोरेज में देखो इतनी चीजें हैं। मैं W3 स्कूल पे आता हूँ, अभी तक तो इसमें कुछ नहीं है। अब मैं बोलता हूँ जी सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम एंड मैं बोलता हूँ नेम। किसको याद करें? चलो इमरान खान जेल में, इन्हीं को याद करते हैं। इमरान खान को याद करा हमने। तो मैंने एंटर कर दिया, तो इसने बोला यार कोई सिंटैक्स एरर कर रहे हो आप। एंड सिंटैक्स एरर ये कर रहा हूँ मैं, उल्टा काम। तो अब देखो सेशन स्टोरेज में चलते हैं, यहाँ भी स्टोर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब गेट आइटम सेट आइटम दोनों में सिमिलर काम करती हैं। ठीक है, डिफरेंस एक है, देखो इस सेशन स्टोरेज में मैं इसी W3 स्कूल को खोलता हूँ दूसरे टैब में। अब खोला मैंने, अब मैं जाता हूँ इसके जो भी आपका होता है ये कंसोल वगैरह, ये डेवलपर्स टूल में। अब मैं जाता हूँ इसके अगेन सेशन स्टोरेज में। अब देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बट अगर इसमें है, इस पर्टिकुलर टैब में, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ ना, और रिफ्रेश करने के बाद फिर भी देखो ये परसिस्ट रह रहा है इसमें। ठीक है, बट दूसरे टैब में कुछ नहीं है। बट एक बात बताओ, मैं अगर इसको भी क्लोज कर दूं, तो लो मैंने क्लोज कर दिया, फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर डिलीट हो जाएगा। तो मतलब यही है कि सेशन स्टोरेज में जो चीजें होती है वो आपकी टैब गया, काम गया। लोकल स्टोरेज में स्टोर होती है, उसकी मेथड्स आपने देख ही ली। ठीक है, तो ये तो लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज था। उसके बाद अब मैं आता हूँ किसके ऊपर, तो फिर W3 स्कूल, और W3 स्कूल एंड W3 स्कूल Vue.js राउटर, राउटर के ऊपर आया मैं। एंड व्यू राउटिंग पे मैं अब जाता हूँ। और इसमें देख लो कैसे क्या करते हैं। देखो 3 फाइल्स हैं, और आपको इसको अगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले इंस्टॉल करना चाहो कर लो, वरना सीडीएन का यूज करो। तो फिर ये देखो, ये यहाँ क्या इशू है ना, कि ये आपकी जो क्रिएट राउटर, इसने राउटर 3 के अकॉर्डिंग बताया है। राउटर 2 का सिंटेक्स तो है नहीं, बट यहाँ भी देखो इसमें भी राउटर लिंक वगैरह यूज हुआ है। यहाँ आपने राउटर लिंक जब यूज करते हो तो पहला जो वेरिएबल, पहला जो अब ये देते हो ना, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट 2, कि किससे करना है, तो एनिमल से करना है। ठीक है, और ये जो की जैसे यहाँ पे दिख रहा है नो डीएस से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डीएस से खुलेगा, तो ये राउट है कहीं ना कहीं। ठीक है, और राउटर व्यू आप अब बोलोगे ठीक है, अब एक बात बताओ राउटर व्यू का क्या सीन है। तो जी बात ऐसी है, राउटर व्यू का यूज करते हो चीजों को डिस्प्ले करने के लिए। जो भी देखो होगा क्या, कि आपने यहाँ ये डाल दी, और कंपोनेंट वगैरह भी डालते हो, वो तो पाथ में डालते हैं, जो राउट करके जो पाथ बनाते हैं उसमें। नीचे मैंने दिखाता हूँ, नीचे देना तो चाहिए। दे नहीं रखा है इसमें, खैर। तो उस पाथ में आप कंपोनेंट देते हो जी, कि जब आप स्लैश करो ना, स्लैश ये स्लैश एनिमल्स, तो कौन सा कंपोनेंट आए, एनिमल्स आए। ठीक है, तो ये आप डिफाइन करते हो राउट्स में। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना, पाथ इक्वल टू, मैंने बोला स्लैश अबाउट। ठीक है, तो इग्नोर करो, मैं यहाँ लिखा दिख नहीं रहा। पाथ में आपने बोला स्लैश अबाउट, फिर क्या बोलते हो आप, कंपोनेंट। ठीक है, और जो आपको दिखाना होता है तो वो आप दिखाते हो। तो इन
आप ये कैसे करोगे कि भाई जब मैं स्लैश फूड करूं तो फूड कंपोनेंट देखो, आप बोलोगे डिफाइन, तो भाई डिफाइन करा है, बट वही कंपोनेंट दिखेगा कैसे? तो राउटर व्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हटा दोगे, फिर आप क्लिक करते रहो फूड पे, आपको फूड वाली जो कंपोनेंट है वो नहीं दिखनी है, 200% नहीं दिखनी है। और इंटरनली जो राउटर लिंक होता है ना, वो आपका href टैग ही होता है, ये आप कंसोल करके देख सकते हो, एलिमेंट जो होती है आपके उसको ओपन वगैरह करके, ठीक है? तो फिर